कल कौन सी सेक्शन तक हुई थी? 80? अच्छा, सेक्शन 489 तक हुई थी। सेक्शन 489 तक हुआ था कल। हम लोग को 490 से पढ़ना है, कुछ सेक्शन बाकी हैं और भी कुछ चीजें बाकी हैं। ठीक है। देख रही है वीडियो और आवाज आ रही है सही से? 80? यस सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हम लोग 490 से स्टार्ट करते हैं। 489 हम लोग कल पढ़े थे, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज। दो चीज हम लोगों ने पढ़ा था, अगर सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो जाए तो भी, और कोई सिक्योरिटी अपना अपना जो सिक्योरिटी वो वापस लेना चाहे, मतलब जो उसने वो सिक्योरिटी बना हुआ है वो खुद को डिस्चार्ज कराना चाहे, तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, जो एक्यूज पर्सन है उसको फिर से बुलाया जाता है, जिसको बेल पर रिलीज किया गया है। क्योंकि किसी ना किसी को बेल पर रिलीज किया गया है, उसी के बिहाफ में कोई सिक्योरिटी बना हुआ है। अगर वो सिक्योरिटी इनसफिशियंट हो जाए या सिक्योरिटी खुद को डिस्चार्ज कराना चाहे, तो जिस पर्सन को बेल पर रिलीज किया गया है उस पर्सन को बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद उसे कही जाती है कि तुम अब फ्रेश सिक्योरिटी लेके आओ, जो कि सफिशियंट हो। तो कोई फ्रेश सिक्योरिटी जो सफिशियंट हो वो ला करके देना होता है एक्यूज पर्सन को। अगर वो दे देता है तो फिर उसको रिलीज कर दी जाती है बेल पर। अगर वो नहीं देता है तो उसको कस्टडी में रखी जाती है जब तक कि वो फ्रेश सिक्योरिटी ना दे। तो ये दो प्रोविजन हम लोग कल पढ़े थे, इनसफिशियंसी ऑफ सिक्योरिटीज, या अगर कोई सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए। अब है सेक्शन 490। सेक्शन 490, डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निजेंस। डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निजेंस लिखा है। रिकॉग्निजेंस के बदले में क्या की जा सकती है? डिपॉजिट करवाई जा सकती है। अब जैसे जो बॉन्ड, जैसे कि क्या किया जाता है, बॉन्ड फर्निश कराया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन है। कोई भी पर्सन जब बेल पर रिलीज की जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन है, तो उससे कुछ फॉर्मल ऑब्लिगेशन पूरे किए जाते हैं, जो कि हमारे में प्रिस्क्राइब्ड है बीएनएसएस में, कि उससे बॉन्ड फर्निश कराई जाएगी, बेल बॉन्ड फर्निश कराई जाएगी, फिर रिलीज की जाती है। तो लिखा है इसमें कि ये भी बॉन्ड ना फर्निश करा करके, सिक्योरिटी ना लेकर के हम ये कर सकते हैं कि उससे डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसे, या प्रॉमिसरी नोट। उसी के बारे में ये है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन एनी पर्सन, तो रिकॉग्निजेंस का मतलब यही हुआ। रिकॉग्निजेंस का मतलब कोई भी किसी से अगर फॉर्मल कोई बाउंड है, लीगली बाउंड है कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, उसी को रिकॉग्निजेंस कहते हैं। जैसे कि बॉन्ड, when any person is required by any court or officer to execute a bond or bail bond। लॉ द्वारा क्या रिक्वायर्ड है कि कोई भी पर्सन बेल पे छूटने से पहले क्या उसको एग्जीक्यूट करनी होती है? बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करनी होती है। एनी सच कोर्ट और ऑफिसर में एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। एक एक्सेप्शन है इसका, गुड बिहेवियर वाला, ये एक्सेप्शन है। परमिट हिम टू डिपोजिट अ सम ऑफ मनी। पहले तो मे वर्ड यूज है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट जो है वो बॉन्ड ना लेकर के ये दोनों कर सकता है। क्या कर सकता है? पहला है डिपोजिट अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसे डिपोजिट करवा सकता है, कुछ पैसे डिपोजिट करवा सकता है, या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और ऑफिसर में फिक्स इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब होता है बदले में, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। मतलब उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बदले में उससे क्या किया जा सकता है? उससे मनी डिपॉजिट करवाई जा सकती है, या दूसरा लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, ये ली जा सकती है। प्रोमिसरी नोट में कोई पर्सन प्रॉमिस करता है वो पे, या कोई कर्ज पे करेगा या कोई अमाउंट पे करेगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट पे करना है उसके लिए प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो मनी डिपॉजिट करवा सकता है या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट ले सकता है, मे वर्ड यूज है, ये ले सकता है, या बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना ही है, जो कि है लॉ द्वारा रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो बॉन्ड एग्जीक्यूट ना करा करके ये किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर है, गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है तो वो बॉन्ड ही एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए मनी नहीं लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट नहीं लेनी है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए भी बॉन्ड ली जाती है कि तुम अपना व्यवहार सही रखना। अगर कोई लगता है कि बैड बिहेवियर का है और वो किसी भी तरह का पीस को भंग कर सकता है, ट्रैंक्विलिटी को भंग कर सकता है, तो उससे बॉन्ड ली जाती है कि तुम अपना बिहेवियर को अच्छा रखना या तुम शांति बनाए रखना। ओके, तो इस सेक्शन में बस यही कही गई है कि किसी पर्सन से कोर्ट क्या कर सकता है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड ना लेकर के उसके बदले में ये दोनों ले सकता है, दोनों ले सकता है, डिस्क्रिशन है, ले सकता है। इस केस में बस एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसमें नहीं ले सकता, इसमें बॉन्ड ही लेना पड़ेगा। ठीक है ऐसी। यस सर। ओके, तो यही है डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निजेंस। रिकॉग्निजेंस का मतलब भी तुम यहाँ बॉन्ड समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ जिस फॉर्मल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है वो बॉन्ड ही है कि बेल के केस में बॉन्ड या बेल बॉन्ड ही फर्निश करनी होती है, उसके बदले में डिपॉजिट करवाना है। 491, 491 पीछे 491 और 492 रिफर हो रहा था कि हाँ फॉरफिट कर दी जाती है, अब आ गया प्रोविजन प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। ठीक है, जब बॉन्ड फॉरफिट हो जाए, कोई बेल कंडीशंस ब्रीच कर दे, बॉन्ड फॉरफिट हो जाए, तब क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है वेयर अ बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दो चीज के लिए दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए। पहला दिया है बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, दूसरा दिया है बॉन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इन दो चीजों के बॉन्ड के केस में क्या होगा अभी बता रहा है। पहला बॉन्ड फॉर अपीयरेंस है, बॉन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया कि तुम ये प्रोड्यूस करना, या अपीयर होने के लिए कि तुमको अपीयर होना है जब जब बुलाया जाए। इन चीजों के लिए अगर बॉन्ड है before a court and it is proved to the satisfaction of that court or of any court to which the case has subsequently been transferred that the bond has been forfeited, और ये प्रूफ हो जाता है, मतलब बॉन्ड किस चीज के लिए है, दो चीजों के लिए, या तो बॉन्ड है अपीयरेंस के लिए या बॉन्ड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, और ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि बॉन्ड फॉरफिट हो चुका है। बॉन्ड फॉरफिट हो चुका है, कब फॉरफिट होगा, जब वो कंडीशन ब्रीच किया होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ, फिर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड। अब दूसरे किसी भी बॉन्ड, पहले वाले में दो बॉन्ड की चर्चा थी, अपीयरेंस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अब एनी अदर बॉन्ड, किसी अदर पर्पज के लिए अंडर दिस संहिता, इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट by which the bond was taken or any court to which the case has been subsequently transferred, चाहे किसी भी कोर्ट के द्वारा, ये बात दोनों में लिखी हुई है, चाहे जिसने बॉन्ड भरवाया था या उसके बाद किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर हुई है तो उस कोर्ट के द्वारा, और ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट क्लास को भी दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास का भी पावर है इस सेक्शन के अंडर, दैट द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, कि बॉन्ड फॉरफिट हो चुकी है। ठीक है, ए में दिया हुआ था दो तरह की बॉन्ड की बात हुई थी और कोर्ट को बाद में कोर्ट सेटिस्फाई हो रहा है कि बॉन्ड फॉरफिट हो चुकी है। बी वाले में दिया कि एनी अदर बॉन्ड, पहला वाला छोड़ करके, पहले में दो दिया हुआ था उसको छोड़ करके, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, बॉन्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन दो को छोड़ करके कोई भी अदर बॉन्ड अगर वो फॉरफिट हो जाए, फिर लिखा हुआ है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ। कोर्ट पहले रिकॉर्ड करेगा कि हाँ सच में बॉन्ड फॉरफिट हुआ है ना, फॉर व्हाट रीजन फॉरफिट हुआ है, इसको रिकॉर्ड करेगा। एंड मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाई सच बॉन्ड। कौन होता है बाउंड बाई सच बॉन्ड, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी होता है ना, बाउंड होता है उस बॉन्ड से। तो मे कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाई सच बॉन्ड, कि जो जो भी बाउंड था उस बॉन्ड से, टू पे द पेनाल्टी दे रहा हूं, उसको बुलाएगा कि अब तुम पेनाल्टी दो, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड का तुम सिक्योरिटी बने हुए थे और बॉन्ड फॉरफिट हो गई, तब तुम्हें पेनाल्टी ली जाएगी। जिस भी अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है, अगर वो फॉरफिट हो जाए तो उतना अमाउंट रिकवर की जाती है। ठीक है, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसे पेनाल्टी ली जाएगी, पेनाल्टी लेने के लिए उसको बुलाई जाएगी, और टू सो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड, या तो पेनाल्टी दो या बताओ कि तुम्हें मतलब क्यों नहीं देना चाहिए, तुम्हारे अपने डिफेंस में कुछ बोलना है तो बोलो। ठीक है, तो ये बताया ए और बी वाले केस में, चाहे बॉन्ड फॉर अपीयरेंस हो, चाहे बॉन्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो, और कोर्ट को लग रहा है बॉन्ड फॉरफिट हो चुकी है, या कोई एनी अदर बॉन्ड हो, कोर्ट को लग रहा है बॉन्ड फॉरफिट हो चुकी है, कोर्ट क्या करेगा, जो भी उस बॉन्ड से बाउंड है, मतलब जो भी सिक्योरिटीज है उनको बुलाएगा और कहेगा आप दीजिए, पेनाल्टी दीजिए, या आप आंसर दीजिए कि क्यों नहीं पेनाल्टी दिया जाए, सोफा इशू करेगा। ठीक है निहारिका।
Yes, sir. ओके, तो क्यों नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं देंगे आप, मतलब कि सो कॉज इशू करेगा कि तुम क्यों नहीं देनी चाहिए पैसे, मतलब पेनाल्टी। अब दिया है एक्सप्लेनेशन, ए कंडीशन इन अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस में कंडीशन है, और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाले में बिफोर ए कोर्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग a condition for appearance or as the case may be for protection of property before any court to which the case may be subsequently transferred। बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है। मान लो कि एक कोर्ट है C1, ठीक है, ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया हुआ है कि तुम मेरे कोर्ट में अपीयर होना, जब जब बुलाएंगे मेरे कोर्ट में अपीयर होना। अब मान लो केस बाद में C2 के पास ट्रांसफर हो गया है, C2 के पास ट्रांसफर हो गया, कोर्ट 2 के पास ट्रांसफर हो गया है, तो कह रहा है अब ये नहीं ना बोलेगा, अब C2 बुला रहा है इसको तो नहीं जा रहा है। अब ये तो ये नहीं बोल सकता है ना, मुझे तो C1 से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया था कोर्ट 1 से, और उसके पास जाना था ना, कोर्ट 2 के पास क्यों जाए, वो तो बॉन्ड भी नहीं भरवाया था। तो कह रहा है कि अगर कोई कोर्ट है जिसमें अपीयर होने के लिए या जिसमें कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए उसने बॉन्ड फर्निश करवाया हुआ है, तो उसका केस अगर सब्सिक्वेंटली किसी दूसरे कोर्ट के पास ट्रांसफर होता है, वो भी उसमें भी जाना पड़ेगा, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा। वो सब जितने भी कोर्ट के पास अगर वो सब्सिक्वेंटली वो केस ट्रांसफर हो, सबके वो अथॉरिटी में वो चीज आएगी, वो बॉन्ड जो होगा वो सब पे अप्लाई होगा, वो सारे कोर्ट भी बुला सकते हैं और इनको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जो जो कोर्ट में ट्रांसफर हो सब में जाना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे कि जो कोर्ट एग्जीक्यूट कराया था उसी में बस जाना पड़ेगा, वो केस जिस जिस कोर्ट के पास ट्रांसफर हो उस कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है यसी। Yes, sir. शाश्वत शाश्वत तुम्हें समझ में आई ये बात? यस सर। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था। सबसेक्शन 2 अब देखते हैं। इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन एंड द पेनाल्टी इज नॉट पेड, the court may proceed to recover the same as if such penalty were a fine। अंडरलाइन कर लीजिए, रिकवर एज अ फाइन लिख लीजिए या फाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। तो फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा उस पेनाल्टी को, अगर नहीं देता है तो। अगर अगर सफिशिएंट रिप्लाई नहीं दिया वो कि क्यों नहीं उससे पेनाल्टी ली जाए, और पेनाल्टी भी नहीं दे रहा है, तो उस पेनाल्टी को एज ए फाइन रिकवर किया जाएगा, एज ए फाइन imposed by अंडर दिस तरीका। मतलब बीएनएसएस में जैसे अदर फाइन्स रिकवर किए जाते हैं, वैसे ही ये पेनाल्टी रिकवर की जाएगी एज ए फाइन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी इस तरह की क्वेश्चंस आती है कि कैसे किस तरह से रिकवर होगी, तो एज ए फाइन रिकवर होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनाल्टी इज नॉट पेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन द मैनर एफोर्सेड, मतलब ये आप पे भी नहीं किया है, रिकवर भी नहीं हो पा रहा है। द पर्सन सो बाउंड एज सियोरिटी, मतलब जो सियोरिटी है, shall be liable by order of the court ordering the recovery of the penalty to imprisonment in civil jail, मतलब उसको सिविल जेल होगा। और अंडरलाइन कर लीजिए सिविल जेल को, फॉर a term which may extend to 6 month, पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, सिविल जेल से लेकर 6 मंथ तक के। मतलब कि अगर वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पैसे नहीं दे रहा है और रिकवर भी नहीं हो पा रहा है उससे, कि हाँ वो कैसे पैसे दे, रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, देन उसको जेल होगी, और वो जेल सिविल प्रिजन होगी, ठीक है, सिविल जेल या सिविल प्रिजन कहिए। और कितने समय तक के लिए हो सकती है, 6 महीने तक के लिए हो सकती है। किसकी किसको हो रही है, सिक्योरिटी को हो रही है। वो सिक्योरिटी जो गारंटर बना था कि अगर एक्यूज पर्सन जो है वो कंडीशंस ब्रीच करता है, तो मैं हेल्प करूंगा कि वो प्रेजेंट हो, मैं हेल्प करूंगा कि वो प्रोड्यूस करे चीजों को। लेकिन कंडीशंस ब्रीच हो गया, इनसे कुछ हुआ नहीं, ये पेनाल्टी भी नहीं दे पा रहे हैं, तब इनको जेल हो रही है, क्योंकि ऐसे फेक तरीके से सिक्योरिटी बनना, तो वो ना बने कोई, इसलिए ये बनाई गई है प्रोविजन। तो 6 महीने तक की उनको जेल हो सकती है। द कोर्ट में after recording its reason for doing so remit any portion of the penalty mentioned and enforce payment in part only। जो सिक्योरिटी का पनिशमेंट है, सिक्योरिटी पे जो पनिशमेंट की बात की गई है, उसमें से किसी पोर्शन को कोर्ट चाहे तो ओमिट कर सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि चीजों को देखते हुए, सिक्योरिटी के कंडीशंस को, सर्कमस्टांस ऑफ द केस को देखते हुए, हो सकता है सिक्योरिटी को खुद धोखा मिल गया हो, सिक्योरिटी जो था वो शुरू से वो मतलब ईमानदार ही था, उसकी कोई एविल इंटेंशन नहीं थी कि हाँ वो बस फेक सिक्योरिटी बन रहा है, बट फॉर सम रीजन वो एक्यूज उसके भी सब लिमिट से बाहर चला गया है, एक्यूज उसके भी कंट्रोल से बाहर चला गया। तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट चाहे तो उसके जो पेनाल्टी है उसको पार्टली रिमिट कर सकता है, उसको रेमिट कर सकता है, ओके। किसी भी पोर्शन को रेमिट कर सकता है, मतलब माफ कर सकता है, कम कर सकता है उसकी पेनाल्टी को। Subsection 4, where a surety to a bond dies
मतलब मर जाता है, श्योरिटी की डेथ हो जाती है, बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिट, बॉन्ड फॉरफिट होने के पहले ही मर जाता है, his estate shall be discharged from all liability in respect of the bond। देखिए ये भी एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है। श्योरिटी की जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाती है, उस सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती आफ्टर द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी। अगर किसी के लिए बिहाफ में वो सिक्योरिटी बना हुआ है, किसी के लिए वो सिक्योरिटी बना हुआ है, तो आफ्टर हिज डेथ वो डिस्चार्ज हो जाता है हर लाइबिलिटी से, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्टेट वुड नॉट बी लायबल। ठीक है सुचेता? तो सिक्योरिटी की जब डेथ हो जाती है तो उसका स्टेट डिस्चार्ज हो जाता है हर तरह की लाइबिलिटी से, हर तरह की लाइबिलिटी से। Subsection 5, where any person who has furnished security under section 125 or 130 or 401 is convicted of an offense। अगर कोई पर्सन जिसने सिक्योरिटी फर्निश किया हुआ है वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, द कमीशन ऑफ विच कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज बॉन्ड, और ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कमिट करने से जो बॉन्ड पहले एग्जीक्यूट किया उसका ब्रीच मान लिया गया, उसका ब्रीच हो जा रहा है। Or of a bond executed in lieu of his bond under 491, a certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in proceeding under this section against his surety or sureties, and if such certified copy is so used, the court shall presume that such offence was committed by him unless the contrary is proved। बस वही लिखा हुआ है कि अब जो पहले बोला कि कोई ऑफेंस के लिए कोई कन्विक्ट हो जाता है, इस तरह का ऑफेंस है कि वो करने से जो प्रीवियसली बॉन्ड फर्निश हुआ था उसका कंडीशंस ब्रीच हो गया है, ऑफेंस कमिट हुआ, कोई नया ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन इस तरह का ऑफेंस है क्योंकि बॉन्ड में ये भी होता है ना कि तुमको कोई ऑफेंस नहीं करना है। मान लीजिए बॉन्ड में है कि तुमको शांति बनाए रखना है, कोई ऑफेंस कर दिया तो ऑफेंस करना शांति भंग करना ही हो गया। ठीक है, गुड बिहेवियर मेंटेन रखना है, वो ऑफेंस कर दिया तो ऑफेंस करना शांति भंग करना ही हुआ, बिहेवियर को खराब करना ही हुआ। इस तरह का जो ऑफेंस है वो बॉन्ड का कंडीशंस ब्रीच कर दिया है। तो इस केस में बता रहा है कि जो ऑफेंस वो कमिट किया उसके लिए अगर कोई कोर्ट जजमेंट देगा तो वो जजमेंट जो होगा वो एज ए प्रूफ माना जाएगा कि हाँ वो ब्रीच हो गया है, चीजें ब्रीच हो गई हैं, कंडीशंस ब्रीच हो गया है, तो उसके फर्दरेंस में बॉन्ड फॉरफिट की जा सकती है, सारे कुछ की जा सकती है। तो ये और उस जजमेंट को प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ कि सब कुछ सही है और वो जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड की कंडीशन से ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, जब तक कि कोई कंट्रेरी चीज प्रूव ना हो कि नहीं बॉन्ड का कंडीशन नहीं ब्रीच हुई है, इस तरह की चीजें एक्सप्रेसली प्रूव ना कर दी जाए, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि जो जजमेंट आई है दूसरे ऑफेंस में जिससे ये पता चल रहा है कि वो कंडीशंस ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। ठीक है शाश्वत? Yes, sir. ओके ओके। तो कोई इसमें ऐसे ऑफेंस की बात की जा रही है जो करने से बॉन्ड का कंडीशंस ब्रीच हो गई है, तो उस ऑफेंस का जजमेंट जो होगा वो एज ए प्रूफ एक्सेप्ट किया जाएगा किस चीज के लिए कि ये कंडीशन सच में ब्रीच हो गई है। अब है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, 492 है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ 491 को इफेक्ट नहीं करेगा। where a bond or bail bond under the sanita is for appearance of a person in a case and is forfeited for breach of condition। किस चीज के लिए बॉन्ड है? फॉर अपीयरेंस, अंडरलाइन कर लीजिए, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस की बात कर रहा है, बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, उसको प्रेजेंट होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था, अपीयरेंस का, फॉर अपीयरेंस को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर बॉन्ड है फॉर अपीयरेंस के लिए और उसको वो फॉरफिट हो गया एंड इट इज फॉरफिटेड, वो फॉरफिट हो गया, कंडीशंस ब्रीच करने की वजह से फॉरफिट होती है, वो फॉरफिट हो गया है, फिर क्या कह रहा है? द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, मतलब जो एक्यूज पर्सन ने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है, सच पर्सन यहाँ एक्यूज की बात हो रही है, एक्यूज पर्सन की, द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन मतलब सच एक्यूज पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन और मोर ऑफ हिज सिक्योरिटीज, मतलब एक्यूज का बॉन्ड और सिक्योरिटीज का बॉन्ड दोनों इन दैट केस शैल स्टैंड कैंसल, दोनों को कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों को कैंसिल मान लिया जाएगा क्योंकि कंडीशन ब्रीच हो चुकी है। ठीक है, कंडीशन ब्रीच हो चुकी है तो एक्यूज पर्सन का बॉन्ड और जितने भी सिक्योरिटीज है सबका बॉन्ड को कैंसिल मान लिया जाएगा। ठीक है, देयर आफ्टर, बी में लिखा है देयर आफ्टर नो सच पर्सन, मतलब फिर एक्यूज की बात कर रहा है, नो सच एक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड। अब एक बार ब्रीच हो चुका है तो फिर उसको
पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज किया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज किया जाएगा। इन दैट केस, उस केस में, if the police officer or the court as the case may be for the appearance before whom the bond was executed is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with its conditions। अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो पिछला वायलेट किया हुआ है, कंडीशन ब्रीच किया हुआ है, वो ब्रीच करने का कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था, ठीक है, वो बिना मतलब का एक बार ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, अब जो उसको पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज किया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज किया जाएगा, ठीक है, तो उससे सिक्योरिटी ले ही जाएगी, इसको पर्सनल बॉन्ड पे नहीं लीड किया जाएगा। कब? जब कोर्ट को लगता है कि ये जो ब्रीच किया हुआ है, एक बार इसने जो कर दिया ब्रीच, वो फॉर ही हैज नॉट ब्रीच फॉर एनी सफिशिएंट रीजन, मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है उस ब्रीच को कि ये कारण था जिससे वो ब्रीच हो गया, वो अनजस्टिफाइड है। इन दैट केस क्या करेगा? कभी भी पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज करेगा। ठीक है निहारिका, इतना समझ में आया ए और बी में क्या लिखा हुआ है? Yes, तुम्हें समझ में आई? Yes, sir. हाँ, बॉन्ड फॉरफिट हो गई है। क्यों फॉरफिट हो गई है? वो ब्रीच कर दिया है। कौन सी बॉन्ड? फॉर अपीयरेंस के लिए। फिर जो है, अब जो उसको पर्सनल बॉन्ड पे नहीं, पहले तो बोल रहा है कि दोनों का बॉन्ड, एक्यूज का बॉन्ड और सिक्योरिटीज का बॉन्ड, सभी स्टैंड कैंसल्ड, सभी कैंसल्ड मान लिए जाएंगे। देयर आफ्टर उस एक्यूज को कभी भी पर्सनल बॉन्ड पे नहीं रिलीज किया जाएगा। अगर लगता है कोर्ट को कि ये जो ब्रीच हुआ है दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय द एक्यूज पर्सन, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है, provided that subject to any other provision of the Samhita, he may be released in that case upon the execution of a fresh personal bond for such sum, देखो इसका exception दे दिया है, for such sum of the money and the bond by one or more of the securities as the police officer or the court as the case may be think sufficient। कह रहा है कि फिर भी उसको रिलीज की जा सकती है, रिलीज की जा सकती है उस अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा करके जो कोर्ट को सही लगे उसको रिलीज की जा सकती है। कोर्ट को अभी लग रहा है कि हाँ हम अमाउंट डेफिनेटली हो सकता है बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा देगा, सिक्योरिटीज बढ़ा देगा, तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि अमाउंट बढ़ा करके या जो भी जिस भी अमाउंट पे जो कोर्ट को सही लगे उस पे जो है फ्रेश पर्सनल बॉन्ड, नया पर्सनल बॉन्ड लेकर के या सिक्योरिटीज लेकर के उसको रिलीज कर सकता है। नया पर्सनल बॉन्ड या एक से ज्यादा जितना भी चाहे सिक्योरिटीज लेकर के जितना भी सम का हो चाहे वो बॉन्ड ये एग्जीक्यूट करके रिलीज कर सकता है। तो ये जनरल रूल का एक्सेप्शन हो गया। प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि ऊपर बोला अभी कि नहीं रिलीज करनी है ओन बॉन्ड पे, अब लिख रहा है कि पर्सनल बॉन्ड पे चाहे जितने अमाउंट का हो या सिक्योरिटीज लेकर के रिलीज कर सकता है। ठीक है ऐसी? Yes, sir. आप 493 देखिए, 493 प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ सिक्योरिटी। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, हाँ ओके। प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ सिक्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड, लिखा है when a security to a bail bond under the Sanhita becomes insolvent or dies। सिक्योरिटी क्या बन गया हुआ है? इंसॉल्वेंट बन गया है या मर जाता है? सिक्योरिटी इंसॉल्वेंट बन गया है या मर जाता है। और when any bond is forfeited under the provision of 491 या 491 उन्होंने पढ़ा फॉरफिट हो जाता है, तो वही अगर फॉरफिट हो गया है, the court by whose order such bond was taken और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, फिर फर्स्ट क्लास को अंडरलाइन कर लो, ये हर जगह मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को पावर दिया हुआ है। जो कोर्ट ने बॉन्ड फर्निश कराया था वो कोर्ट, या बाद में किसी कोर्ट के पास ट्रांसफर हो वो कोर्ट, या फर्स्ट क्लास की भी बात लिखी हुई है, फर्स्ट क्लास मे ऑर्डर द पर्सन, मतलब एक्यूज पर्सन फ्रॉम whom such security was demanded, जिससे ये सिक्योरिटी ली गई थी, क्या हुई है? फॉरफिट हो गई है। बोला 491 में इधर फॉरफिट हो गई है या सिक्योरिटी की डेथ हो गई है, सिक्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया है, सिक्योरिटी की डेथ हो गई है, सिक्योरिटी इंसॉल्वेंट हो गया है, या बॉन्ड फॉरफिट हो गई है 491 में। उस केस में क्या करेगा कोर्ट? कौन सा कोर्ट? कोई भी कोर्ट जो एग्जीक्यूट कराया था, जो ट्रांसफर हो, या फर्स्ट क्लास वाली कोर्ट, फर्स्ट क्लास वाली मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द एक्यूज पर्सन लिखा हुआ है, एक्यूज पर्सन की बात कर रहा है, फ्रॉम whom such security was demanded, उसी से तो सिक्योरिटी ली गई थी ना कि तुम अपियर होना उसके बिहाफ में दो सिक्योरिटी, टू फर्निश फ्रेश सिक्योरिटी। क्या करेगा उसको ऑर्डर कि तुम फ्रेश सिक्योरिटी दो, क्योंकि पुरानी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई, पुरानी सिक्योरिटी जो दिया हुआ था सिक्योरिटी डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इन अकॉर्डिंग विद द टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, जैसा ओरिजिनल ऑर्डर आया था उसी अकॉर्डिंग तुम फ्रेश सिक्योरिटी दो। ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर जैसा आया था उसी के अकॉर्डिंग तुम फ्रेश सिक्योरिटी दो।
and if such security is not furnished, the such court or magistrate may proceed as if there had been a default in complying with the original order. अगर नहीं देता है तो फिर से वही कह रहा है कि उसको अरेस्ट होगा, ये सब कर लेगा, उसको डिटेन रखेगा, क्योंकि मान ली जाएगी कि वो सिक्योरिटी दिया ही नहीं। जब पहली बार उससे सिक्योरिटी डिमांड की गई थी, जो लेकर के उसको बेल पे छोड़ दी थी, वो सिक्योरिटी ना देता तो छोड़ी ही नहीं जाती बेल पर। तो यही मान लिया जाएगा कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था, जिसमें सिक्योरिटी मांगी गई थी, उसी को फॉलो ही नहीं किया, उसने कंप्लाई ही नहीं किया, उसको ब्रीच कर दिया, मतलब उसको मान ही नहीं रहा है। ओके यसी, तो ओरिजिनल ऑर्डर का उसमें कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, और उसके लिए जो प्रोसीड करना है वैसे ही प्रोसीड करेगा। तो कैसे प्रोसीड किया जाता है? जब तक सिक्योरिटी ना दे उसको लीड ही नहीं किया जाता है। ठीक है निहारिका? यस सर। और 494, ये सब जो प्रोविजंस है, कुछ कुछ जो मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए, वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, या उसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका इंडेक्स याद होनी चाहिए, इंडेक्स याद होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए वहीं तक इंपॉर्टेंट था जो स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट दिया था रिगार्डिंग रेगुलर बेल के रिगार्डिंग। 494, बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, बच्चे से अगर बॉन्ड जरूरी है लेना, बच्चे से, when the person required by any court or officer to execute a bond is a child मतलब कौन सा एक्यूज चाइल्ड पर्सन हो। बॉन्ड किससे लिया जाता है? किसी एक्यूज पर्सन से लिया जा रहा है ना, कि तुम शांति बनाए रखना, तुम गुड बिहेवियर मेंटेन रखना, तुम अपियर होना, तुम ये प्रोड्यूस करना, इसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। या कोई पर्सन जिससे बॉन्ड ली जा रही है फॉर एनी पर्पज, अगर वो चाइल्ड हो, बच्चा हो, तो मोस्टली एक्यूज से ली जाती है। such court or officer may accept in lieu thereof, मतलब उसके बदले में, बच्चे से ना लेकर के क्या करेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, ओनली वर्ड पे फोकस कीजिए, बस सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से ले लेगा बॉन्ड, मतलब चाइल्ड से फर्निश ही नहीं करवाया जाएगा। उसके बिहाफ में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से फर्निश कराया जाएगा, सिक्योरिटी ही बस बाउंड रहेंगे, वो बच्चा नहीं, क्योंकि वो चाइल्ड है, दैट्स व्हाई इसको एग्जाम्प्ट किया गया है। तो अगर चाइल्ड से बॉन्ड कोई फर्निश कराना है, तो उसके बिहाफ में, उसके बदले में, उसके सिक्योरिटी से ही बस ले लिया जाएगा। तो नॉर्मली भी सिक्योरिटीज तो इन्वॉल्व रहते ही है, लेकिन यहाँ पे बस सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, ओनली बस सिक्योरिटी, मतलब चाइल्ड को ही एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो ओनली वर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर लो। 495, अपील फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 491 में जो हमने पढ़ा फॉर स्वीट का, उसका all orders passed under section 491 shall be appealable, वो appealable होगा in the case of an order by magistrate to the session judge। कुछ याद नहीं करना है, एकदम सिंपल है। अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर है तो उसके ऊपर कौन सा होता है? सेशन जज, सेशन कोर्ट, तो उसमें अपील होगा। और इन द केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन टू द कोर्ट टू व्हिच एन अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट, तो हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, पता नहीं ऐसे क्यों लिखी जाती है कोई प्रोविजन, बट ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि सेशन कोर्ट का अपील हाई कोर्ट में ही जाता है, तो जिसका अपील लिखा हुआ है कि जहां अपील जाता है उसका नॉर्मली वहां जाएगा, तो हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट का है तो कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन का है तो हाई कोर्ट में अपील जाएगा 491 के ऑर्डर का। 496, power to direct levy of amount due on certain recognizances। रिकॉग्निजेंस एक बार और हम लोग को वर्ड मिल चुका है, डिपॉजिट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निजेंस। मेरा था ना, मैंने बताया था बॉन्ड ना लेने के बदले में डिपॉजिट करवाया जाता है। क्या मनी डिपॉजिट करवाना था या प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट डिपॉजिट करवाना था, पढ़ा था हमने। यहाँ पे लिखा है कि पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट लेवी करना है, कौन सा? जो कि ड्यू है रिकॉग्निजेंस, कोई बॉन्ड पे ड्यू है अमाउंट, कोई बॉन्ड वगैरह थी, कोई फॉर्मल लीगल ऑब्लिगेशंस थी, उस पे कोई अमाउंट ड्यू है, उसी को लेवी करने की बात हो रही है। द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, दो कोर्ट की बोली लिखी हुई है, दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर दी गई है, मे डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लेवी द अमाउंट ड्यू ऑन ए बॉन्ड, वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम बॉन्ड पे कोई अमाउंट ड्यू है तो उसको रिकवर करो। फॉर अपीयरेंस, और बॉन्ड किस चीज के लिए था? वो बॉन्ड किस चीज के लिए था? तो बॉन्ड वाज फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए, या सेशन कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट में अपीयर होने के लिए, और वो नहीं होता है, उस बॉन्ड पे कोई अमाउंट ड्यू है, तो उसको रिकवर करने के लिए आदेश देगा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट साहब आप रिकवर कीजिए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए, सेशन कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो बॉन्ड था,
अब उस पर अमाउंट ड्यू है तो वो वही कोर्ट आदेश देगा, मजिस्ट्रेट को देगा कि मजिस्ट्रेट साहब तुम रिकवर कर लो। ओके निहारिका? यस सर। तो पावर दिया है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन का, कि वो रिकवर कर सकता है। अपने ही कोर्ट में अपियर होने के लिए बॉन्ड था, उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए लिखा है लास्ट में फॉर अपियरेंस। तो बॉन्ड वाज फॉर अपियरेंस और अटेंडेंस एट सच कोर्ट, मतलब एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में अपियरेंस होने के लिए वो बॉन्ड था। तो उसी वही हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन आदेश देगा, किसको आदेश देगा? मजिस्ट्रेट को, कि तुम ये रिकवर कर लो, रिकवर कर लो। ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजंस के अलावा। खत्म हो गया। चलिए 2 मिनट आप लोग, 1 मिनट आप लोग सोचिए कि कौन कौन सा कंसीडरेशन हो सकता है, तब तक मैं मार्कर में जरा इंक डाल दूं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कोर्ट कंसीडर करता है बेल ग्रांट करते समय या बेल रिजेक्ट करने के समय? मतलब बेसिकली बेल एप्लीकेशन को डील करते समय कोर्ट्स जो है कौन कौन सा फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो सोचिए क्या क्या कंसीडर किया जाता होगा, फिर बताइए। ठीक है। important factors to be considered by court while granting or rejecting bail। बेल के एप्लीकेशंस को अलाउ करते हुए या रिजेक्ट करते हुए वो कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि कंसीडर करती है कोर्ट, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो। इस तरह के जो डायरेक्शंस आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। ऑलरेडी कई सारे केसेस में ये सेटल्ड किए जा चुके हैं कि इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। मैंने पहले ही क्लास में जो बेल वाली बताया हुआ था कि एट द स्टेज ऑफ बेल एविडेंस को एविडेंस को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। ये नहीं कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के पास एविडेंस आए और हम ऑन मेरिट्स डिसाइड करें। ठीक है, बेल एप्लीकेशन को ऑन मेरिट ऑफ द केस नहीं डिसाइड की जाती है। ऑन मेरिट्स का मतलब हो गया एविडेंस को अप्रिसिएट करके, एविडेंस की क्वालिटी को अप्रिसिएट करके। ये सब नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि जब बेल फाइल होता है एप्लीकेशन, तब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रहा होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग होता है। तो जो भी अवेलेबल चीजें होती है ऑन दैट ग्राउंड प्राइमा फेसाई जो है कोर्ट जो है वो जैसा लगता है वैसा डिसाइड करती है। तो बताइए कि क्या क्या कंसिडर की जा सकती है। बताओ कोई कोई एक चीज, एक एक करके कोई एक एक ग्राउंड बताते जाओ। निहारिका? कि वो विक्टिम को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, जो निहारिका ने बोला उसी से स्टार्ट करते हैं फिर।
influence of accused on a victim चाहे वो कैसे भी इम्पैक्ट करे। निहारिका ने बोला कि एक्यूज पर्सन विक्टिम को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये कंसीडर की जाती है। बिल्कुल ये कंसीडर की जाएगी कि जो एक्यूज पर्सन को अगर बेल पे हम रिलीज करते हैं तो वो क्या वो किसी भी वे में जो विक्टिम है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, क्या उसको कोई खतरा है, क्या उस पे कोई जोर जबरदस्ती हो सकती है उसके जो स्टेटमेंट्स है वो बदलने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह का किसी भी तरह का अगर चांसेस होते हैं, अगर ऐसे चांसेस हैं तो कई बार होता है जो एक्यूज होता है वो खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है। उस केस में भी देखी जाती है क्या उसका किस तरह का ऑथोरिटी है ओवर विक्टिम। तो ये देखते हुए भी बेल को देखी जाती है, बेल के एप्लीकेशंस में देखी जाती है क्या विक्टिम को इफेक्ट होना है क्या। अगर हम एक्यूज को बेल पर रिलीज करें तो विक्टिम इफेक्ट होगा क्या, अगर होने वाला होगा तो नहीं रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और बिल्कुल भी कोर्ट नहीं चाहेगा कि विक्टिम को इफेक्ट हो। और क्या क्या कंसीडर की जाएगी और बताइए, कोई भी पहले आप लोग बताइए और क्या क्या कंसीडर की जाएगी। कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और उसका एज भी कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये भी देखी जाएगी कि ऑफेंडर जो है वो कितना वेटरन क्रिमिनल है। अगर वो हैबिचुअल है तो बेल मिलने के चांसेस कम हो गए ऑलरेडी, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो बेल मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। कोई केस किसी को पता है जिस केस में इन सब, बहुत लैंडमार्क एक केस है जिसमें इन सब ग्राउंड को डिस्कस किया गया था, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड डिस्कस किए गए थे। लिख लीजिए आप लोग, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट। गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही डिस्कस किया हुआ था, फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ। 1978 का ये केस है, 1978 का केस है गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड इन डिटेल about the factors which a court should consider while while granting or rejecting a bail application। बेल एप्लीकेशन को ग्रांट करते समय या रिजेक्ट करते समय ये देखी जाती है। और कोई बताएगा, कोई यसी बताओ कुछ। सर, ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन या फिर सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस या एक्यूजेशन, जैसे तुमने बोला, बिल्कुल देखी जाएगी कि किस ग्रेविटी का ऑफेंस कमिट हुआ है, किस ग्रेविटी का ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस का क्या नेचर था। ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा, ज्यादा हीनियस ऑफेंस होगा तो बेल मिलने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। ज्यादा सीरियस ऑफेंस, ज्यादा ग्रेव ऑफेंस में बेल मिलने के चांसेस कम हो गए। इवन ये भी देखी जाती है कि अगर आफ्टर कन्विक्शन किस तरह का सेंटेंस इंपोज होने वाला है, किस तरह का, व्हाट वुड बी सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट या सेंटेंस। मतलब कन्विक्शन के बाद पनिशमेंट जो इंपोज होगी उसकी सेवरिटी क्या होगी, वो कितना ये होगा। बार बार घर से फोन आ रहा है, मैं जरा रिसीव करके बोल देता हूँ, कुछ पूछ लेता हूँ, कोई जरूरी तो नहीं। हाँ दिख रहा है यसी। यस सर। ओके, हाँ तो आफ्टर पनिशमेंट इम्पोज होने वाली है वो कितना सीवियर इम्पोज होने वाली है, ये भी एक ग्राउंड है। अब दोनों ही कनेक्टेड ही है, अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। जैसे कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जिसके लिए मिनिमम सजा ही 20 साल है, ठीक है, कई सारे रेप ऑफेंसेस में मिनिमम सजा 20 साल है। अब मान लो कोई माइनर बच्चे के साथ रेप किया हुआ है, माइनर चाइल्ड के साथ रेप किया हुआ है, इस तरह के ऑफेंसेस है, तो
और मैक्सिमम डेथ पेनाल्टी तक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। इस तरह के ऑफेंसेस जो आफ्टर कन्विक्शन सजा बहुत सीवियर होने वाली है, इसमें भी बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऑफेंस की ग्रेविटी और नेचर क्या है, किस तरह का ऑफेंस कमिट किया गया है, किस सरकमस्टांस में कमिट किया गया है, ये सब जो फैक्टर है वो कंसीडर किए जाते हैं। और बताओ, कोई और बताओ, सुचेता तुम कुछ बताओ। एक्यूज पर्सन के भागने के चांस है कि नहीं छूटने के बाद, ये कंसीडर की जाएगी कि नहीं कंसीडर की जाएगी, की जाएगी कि नहीं की जाएगी, करनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यार बोलो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्यूज भाग जाए, ठीक है, क्या लाइक्लीहुड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्यूज एब्सकॉन्ड कर जाए किस चीज के बाद, बेल मिलने के बाद। अगर चांसेस लग रहे हैं कि एक्यूज भाग सकता है तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन चांसेस लग रहा है कि एक्यूज भागने का बिल्कुल चांस नहीं है, वो बिल्कुल तैयार है कि पूरे प्रोसीडिंग को आगे फेस करने वाला है, शांतिपूर्वक फेस करने वाला है, तो इस केस में उसको बेल डिनाई मतलब बेल अलाउ कर दी जाएगी। अगर वो चाह रहा है कि हाँ बेल मिल जाए और वो फेस करेगा, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिससे लगे कि वो भाग सकता है। और क्या क्या हो सकता है? तो चेता, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है चेता? एज एंड हेल्थ कंडीशन भी देख सकते हैं क्या एक्यूज की, अगर बहुत हाँ है बिल्कुल, उसको बहुत बढ़िया सीरियस बहुत नहीं है। बढ़िया। एज, हेल्थ, इवन जेंडर ऑफ एक्यूज्ड, ये भी देखी जाती है। जेंडर ऑफ एक्यूज्ड, फीमेल मेंबर को बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फीमेल एक्यूज्ड को बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपैरेटिव टू मेल। हेल्थ देखी जाती है, एक एक्यूज्ड जो कि बीमार है उसको बेल मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। कोई कम एज का एक्यूज है या बहुत ज्यादा एज का एक्यूज है, कोई ओल्ड एक्यूज है, उसको भी बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों क्यों मिल जा रहा है, ये सब कंसीडर की जा रही है क्योंकि एट दिस स्टेज द एक्यूज हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, accused has not been convicted, okay। और अगर accused vulnerable है खुद भी, और अगर वो उसको बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ रही है ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो हो सकता है अगर कन्विक्शन ना हो तो बहुत बुरा हो गया कि हाँ एक वल्नरेबल एक्यूज के साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया गया लॉ के द्वारा और उसकी कन्विक्शन भी नहीं हुई। दैट्स वाई इन सब ग्राउंड को कंसीडर किया जाता है, इन सब ग्राउंड को कंसीडर किया जा रहा है। इससे कन्विक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एक बुढ़ा आदमी भी क्राइम कर सकता है, एक बच्चा भी क्राइम कर सकता है, और कोई बीमार व्यक्ति भी क्राइम कर सकता है, वीमेन भी क्राइम कर सकती है। क्राइम करने के चांसेस जो है सबके बराबर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ड्यू टू सम रीजन ये वल्नरेबल है, इसलिए इनको प्री कन्विक्शन वाले स्टेज पे बेल देने की बात हो रही है, बेल देने की बात हो रही है। और क्या हो जाएगा अगर जैसे कि एक्यूज भाग जाए, सर हो गया है। अभियोजन हाँ बोलो बोलो सर जो सुचेता। अभियोजन साक्ष्य होते हैं उस पे दबाव डालने की संभावना हो तब भी जमानत मतलब हाँ, बेल बहुत दी बढ़िया जा बहुत सकती बढ़िया। है। कि अगर वो किसी तरह का एविडेंस टैंपर करने की कोशिश करे या विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, सर प्रोसिक्यूशन नेचर ऑफ एविडेंस भी इसमें वो करता है बेल में। प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस को हैम्पर करने की कोशिश करे, हैम्पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ये सब बैकग्राउंड है। अगर कोई कोई एक्यूज एविडेंस टैंपर करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है पहले किया हो, कि ग्राउंड हो कि उसको नहीं दिया जाए बेल, क्योंकि क्लेम करेगा प्रोसिक्यूटर कि इसने ऑलरेडी कोशिश किया हुआ है कि एविडेंस टैंपर करे, तो आगे भी कर सकता है। विटनेस को इन्फ्लुएंस करे, विटनेस को डराए धमकाए किसी भी तरह, नेटवर्क चली गई थी क्या, नेटवर्क चली गई थी क्या? यस सर, यस अभी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं,
सर सर अभी जस्ट लास्ट शायद 5 सेकंड्स हुए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहुत कम समय के लिए, ओके ठीक है। और और जितने भी एविडेंस, देखो एविडेंस और लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जितने एविडेंस है, जितने भी एविडेंस प्रेजेंट है कोर्ट के पास अभी, उसका देखेगी कि उसका स्ट्रेंथ क्या है या उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रेंथ या नेचर क्या है। जो एविडेंस अभी प्रेजेंट है एक्यूज्ड के पर्सन अगेंस्ट में उसका स्ट्रेंथ और नेचर देखेगी कि प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है। प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है, ये जो एविडेंस है इसका बस प्राइमा फेसाई इंपैक्ट देखेगी, क्योंकि उस एविडेंस को प्रूव थोड़ी किया गया अभी। जो एविडेंस मिले हुए हैं, जो विटनेसेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रूफ तो ट्रायल में किया जाएगा ना। ट्रायल तो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है वो देख करके कि एक्यूजेशन जो है कितना स्ट्रांग है। जो एविडेंस अवेलेबल है उस बेसिस पे प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है, कितना स्ट्रांग एक्यूजेशन है, इसको भी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब लेकिन ट्रायल में प्राइमा फेसाई चीजें नहीं देखी जाती है, डिटेल में उस एविडेंस की मेरिट को चेक की जाती है, उस एविडेंस को कितना वैल्यूएबल है उसको चेक की जाती है कि कौन सा एविडेंस प्रूफ हुआ डिसप्रूफ हुआ, इन सब कुछ चीज को कंसीडर की जाती है। और कुछ हो सकता है? तो सोसाइटी में उसका कैरेक्टर कैसा है? और लोकहित में हो। ओके, एक तो ये भी हो जाएगा कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उसने जो क्राइम किया हुआ है उसका अभी वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर। एंड इवन जैसा कि बोला निहारिका ने कि उसका कैरेक्टर क्या है, तो उसका उस ऑफेंडर का, बिल्कुल उसके ऑफेंडर का क्या बैकग्राउंड रहा हुआ है, उसका किस तरह का वो सोसाइटी में देखी जाती है, उसको किस नजर से, क्या ऑलरेडी वो बैड कैरेक्टर का सोसाइटी उसको प्रिजर्व करती है, वो पहले भी कर चुका है। जैसा कि एक और था ग्राउंड की कि नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर जो प्रीवियस कन्विक्शन होती है। अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है उसको बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं तो ये सब भी ग्राउंड देखी जाती है। उस बैकग्राउंड ऑफ एक्यूज्ड, मतलब उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसका सोशल बैकग्राउंड देखा जाएगा कि क्या उसका बैकग्राउंड है। और कुछ? सर जी, और लोकहित में हो, मतलब लोकहित में हो यानी कि मतलब तुम बोल लोगों रही के हित में हो, वो फिर बेल मिल जाए, वो फिर से वो ऑफेंस ना करे, ऐसा कुछ। हो बिल्कुल, वो पॉइंट कवर हो चुकी है कि वो फिर से ऑफेंस, दोबारा ऑफेंस ना करे, वो लिखा हूं नहीं लिखा हूं। ये भी ग्राउंड होती है कि क्या चांसेस है कि वो रिकमिट करे, कोई ऑफेंस फिर से कमिट करे, सिमिलर ऑफेंसेस फिर से कमिट करे। कई सारे ऑफेंडर जो होते हैं वो कई बार ऑफेंस करते हैं और चांसेस होता है कि ये फिर से कर सकता है, तो ये भी देखी जाती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीऑफेंडिंग, मतलब फिर से ऑफेंस करने का क्या चांस है, ये भी है। चांसेस ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अगेन, ठीक है, चांसेस ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अगेन। और क्या कंसीडर, एक और जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर डिले हो रहा है इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में डिले हो रहा है, ये भी एक ग्राउंड है बेल मिलने का। इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में डिले हो रहा है, ये भी एक ग्राउंड है बेल मिलने का। सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हो ही गया। पब्लिक इंटरेस्ट हो ही गया, सुचेता ने बताया कि बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट या ये सबको कंसीडर की जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करेगा कि नहीं ये बेल देना। ऐसा तो नहीं बेल देने से सोसाइटी ज्यादा इम्पैक्ट हो जा रही है या बेल देने से चांसेस है कि वो फिर से सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है। ये सारे जो फैक्टर्स है, कई सारे फैक्टर्स हो गए कि उस एक्यूज का विक्टिम पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, उस एक्यूज का विक्टिम पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, फिर क्या उसका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है वो कंसीडर किया जाएगा। पहली बार ऑफेंडर है तो चांसेस ज्यादा है मिलने के। उस ऑफेंस का जो उसने किया हुआ है उसकी ग्रेविटी और नेचर क्या है, कन्विक्शन होने के बाद जो उसको सेंटेंस इंपोज होने वाला है उसकी सेवरिटी कितनी है, वो कितना सीवियर होने वाला है, क्या वो डेथ पेनल्टी के लिए डेथ पेनल्टी वाली ऑफेंस किया हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली किया हुआ है, एक्यूज को भाग जाने के कितने चांसेस है, अब्सकॉन्ड होने के कितने चांसेस है, उसका हेल्थ एज जेंडर क्या है एक्यूज का, ये कंसीडर किया जाएगा।
वो अगर बाहर निकले तो एविडेंस को टैम्पर करने का, एविडेंस को हैम्पर करने का, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को हैम्पर करने का, विटनेस को हैम्पर करने का, ठीक है, विटनेस को भी डराने धमकाने का क्या चांसेस है। जो एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है, जो एविडेंस अवेलेबल है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उस बेसिस पे प्राइमा फेसाई क्या लग रहा है, एक्यूरेशन कितना स्ट्रांग है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है, उसको बेल मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ने वाला है क्या। कोई रेप केस किया हो और सोसाइटी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है उससे, उसको बेल दिया जाए तो ऑलरेडी सोसाइटी में क्या हो जाती है, अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाती है, तो उसको नहीं दी जाती है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हो गया, ये कुछ तो मैंने उर्दू फारसी में लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उस समय बताया होगा मैं 10 नंबर। डिफॉल्ट सॉरी डिले इन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या डिले हो रहा है, डिले इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है डिले तो बेल मिलने के चांसेस बढ़ गए कि उस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, कि अंडर ट्रायल ज्यादा दिन तक नहीं रखी जा सकती है। ठीक है निहारिका, सुचेता, ये सारे ग्राउंड है, शाश्वत, पीएससी, ये सारे ग्राउंड sir. है जो कंसीडर की जाती है कोर्ट के द्वारा, कब, जब बेल ग्रांट करनी है या रिजेक्ट करनी है, तब इसी में हर ग्राउंड को देखते हुए दोनों तरफ आप समझ रहे हैं कैसे जा सकती है। नेचर का ग्रेविटी कम हो तो बेल मिलने के चांसेस ज्यादा, नेचर अगर माइल्ड हो तो बेल मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए। अब बताइए कि पहली क्लास में मैंने एक लाइन बोला हुआ था, जो कि था जेल, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। कोई केस है जिसमें ये हेल्ड हुआ था, वैसे ही कई सारे केस में हेल्ड हुआ है, ये तो रीइटरेट होते रहता है, ठीक है, मतलब अनगिनत केस में ये हुआ है, लेकिन कोई पुरानी केस का नाम बताइए जिसमें ये हेल्ड हुआ हो। मोतीराम करके था सर क्या कोई केस? मोतीराम में भी हुआ था, बिल्कुल मोतीराम में भी हुआ था, कई सारे केसेस में हेल्ड हुआ है, ठीक है। एक बालचंद का केस है, लिख लीजिए आप लोग, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, 1977 का ये केस था, इसमें भी हेल्ड हुआ था बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन। इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि बेल को ग्रांट करने के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए कोर्ट, ठीक है, बेल ग्रांट करते समय ग्रांट करने की तरफ, ना कि रिजेक्ट करने की तरफ। बेल रिजेक्ट करना है, आप रिजेक्ट कीजिए, सफिशिएंट ग्राउंड है तो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि देखते हुए सरकमस्टांसेस को बेल देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, बेल देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इससे इंडिविजुअल लिबर्टी इंश्योर होती है, जो कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद। तो हाईकोर्ट जो है, एक आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की बात करता है, रिट जुरिडिक्शन हाईकोर्ट का, रिट जुरिडिक्शन हाईकोर्ट का। इसका इसको एक्सरसाइज करते हुए हाईकोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाईकोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रिट जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अपना। निहारिका बताओ। कर सकता है सर। कर हाँ सकता कर है सकता, सर। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल रूल नहीं बनाना है। एक्सेप्शनल केस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक रिट को केस को देखते हुए भी बेल ग्रांट की जा सकती है। ये जो बेल देने की पावर है, इससे जो बीएनएसएस में जो पावर है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, बीएनएसएस का पावर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। तो अर्नव गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये हेल्ड हुआ था कि अपना रिट जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए हाईकोर्ट कॉम्पिटेंट है क्या करने के लिए, बेल देने के लिए, बेल देने के लिए। ओके, अब बताइए एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया, वो रिजेक्ट हो गया, तो क्या फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, उसी उसी कोर्ट में बोल रहा हूँ, सुपीरियर कोर्ट में तो की जा सकती है, सेशन कोर्ट रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, सब रिजेक्ट कर दिए, फिर से सेशन कोर्ट में फाइल हो सकती है क्या? क्या लगता है? नो सर। नहीं, इसको लगता है कि हाँ की जा सकती है। हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है ना सर? हाँ हाँ, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो फिर नो ही सर। डेटा की जा सकती है कि नहीं?
देखिए बताता हूँ, नॉर्मली नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अगर बेल रिजेक्ट हो गया है तो आप सुप्रीरियर कोर्ट में तो जा ही सकते हैं ठीक है, सेशन कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बेल एप्लीकेशन को लेकर के। लेकिन एक बार जिस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस कोर्ट में फिर से आप नहीं जाएंगे, बट उसमें भी जा सकते हैं जब कोई कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया सर्कमस्टांस में, व्हेन देयर इज change in या substantial change in circumstances, substantial change in circumstances। मान लीजिए पता चला कि एक्यूज पर्सन को कैंसर है, ठीक है, अभी तक नहीं था, अब पता चला एक्यूज पर्सन को कैंसर है, फिर इस ग्राउंड पर आप जा सकते हैं बेल लेकर के कि हाँ एक्यूज पर्सन को कैंसर है, उसको छोड़ दिया जाए बेल पर, हमको इलाज कराना है। ओके, कोई भी बीमारी हो बहुत बड़ी, पता चल रहा है कि कोई भी सर्कमस्टांस आप इमेजिन कर सकते हैं, पता चल रहा है कि कुछ पर्सन के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई और उसके फैमिली में बच्चे बचे हुए हैं, उन बच्चों को कौन देख रेख करेगा? वही क्यों देख रेख करेगा ना, अब कोई बचा ही नहीं, तो बेल इस ग्राउंड पे मांगी जा सकती है कि बेल दी जाए। बेल देना हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मैं बेल एप्लीकेशन फाइल करने की बात कर रहा हूँ कि हाँ बेल एप्लीकेशन को कंसिडर की जाएगी अगर देयर इज सब्सटेंशियल चेंज इन द सर्कमस्टांस में कोई सब्सटेंशियल चेंज आती है तो फिर से बेल एप्लीकेशन, देन सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन इज परमिटेड, ठीक है, परमिटेड हो सकता है। फिर से आप सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, फिर से आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जो 2 महीना पहले रिजेक्ट किया हुआ है उसी कोर्ट में, अगर आपके सर्कमस्टांस में कोई बदलाव हुआ है। अगर नहीं भी बदलाव होता है ना तो एक ग्राउंड पे फाइल होती है बहुत समय बीतने के बाद, मान लो कि 1.5 साल पहले फाइल हुई थी, रिजेक्ट हो गया है, हाई कोर्ट वाई कोर्ट सब रिजेक्ट कर दिया है, फिर 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, फिर बेल आप फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट से। रेगुलर बेल की बात कर रहा हूँ, जेल में इंसान है क्यों, किस ग्राउंड पे? यही ग्राउंड पे कि ट्रायल चल रहा है बहुत दिन से, हमें बेल दे दिया जाए, हम 2 साल से जेल में हैं, हम 1.5 साल से जेल में हैं, बेल दे दिया जाए, फिर रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट, फिर फाइल कर सकते हैं 1.5 साल बाद। तो समय बीतने वाला ग्राउंड होता ही है कि बेल फाइल किए, एक फिर रिजनेबल टाइम बीत गया, फिर आप बेल फाइल किए, ये नहीं कि फिर 15 दिन पे फाइल करें, 2 महीना फाइल करें, ये नहीं होता है, वो तो रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। लेकिन एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ टाइम बीत गया है, पीरियड बीत चुका है, फिर आप बेल फाइल कर सकते हैं कि हम इतने दिन से जेल में है, ट्रायल अभी पेंडिंग है, हमको छोड़ दिया जाए। ओके निहारिका, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस काजद का केस था जिसमें ये वाली बात मैंने बताई कि सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है इफ देयर इज सब्सटेंशियल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि कोई ऐसी सर्कमस्टांस में, परिस्थिति में कोई ऐसी बदलाव आ जाए जिस ग्राउंड पे फिर से बेल फाइल किया जा सकता है। कोई बीमारी हो जाए किसी पर्सन को जो अभी तक पता नहीं था, और पता चले उसको बीमारी है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसको ट्रीटमेंट ना देने के, उसको ऐसा थोड़ी करेगा जेल में बंद रहे, उसको ट्रीटमेंट ना हो और वो मर जाए, और अभी कन्विक्शन भी नहीं हुई है तो ये उस ग्राउंड पे बेल मिल सकती है। समझ में आ रहा है एससी वाली, ये वाली बात है? एससी अग्रवाल। यस सर। सर एक बार प्लीज केस का नाम रिपीट कर दीजिए। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस काजद, KAJAD लिखा हुआ हूं मैंने, KAJAD, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस काजद। ओके सर, और सर एक बार प्लीज। हाँ क्या एससी बोलो, क्या एक बार और? सर एक बार अर्नब गोस्वामी वाले केस का भी पूरा नाम बता दीजिए प्लीज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अर्नब गोस्वामी Okay. वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ बेलेबल ऑफेंस में बेल राइट होती है, उसको डिनाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है बेलेबल ऑफेंस में? बेलेबल ऑफेंस में नो सर। नहीं की जा सकती, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक केस है रसिक लाल वर्सेस किशोर। इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बेलेबल ऑफेंस में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कोर्ट के पास, ये एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है टू बी रिलीज ऑन बेल। रसिक लाल वर्सेस किशोर, बेलेबल ऑफेंस में बेल इज क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट और उसको रिजेक्ट नहीं की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा। एक और लाइन मैंने बताया हुआ था स्टार्टिंग में, बेल इज अ रूल, बेल एक्सेप्शन हो गया। एक और लाइन मैंने बताया हुआ था कि जब कोई पर्सन बेल पे होता है तो वो ड्यूरिंग बेल भी
कोर्ट के कस्टडी में माना जाता है। ड्यूरिंग बेल भी वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ कोर्ट में होता है, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ कोर्ट में होता है, ठीक है। इवन अ पर्सन हु इज रिलीज्ड ऑन बेल still remains in the constructive custody of the court, ठीक है। वो आजाद नहीं हो गया है, कोर्ट द्वारा बाउंड है, वो उससे वैसे भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाई जाती है। इसका भी एक केस है, लिख लीजिए, सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a person who is released on bail still remains in the constructive custody of the court। जो बेल पर रिलीज हो चुका है वो भी कोर्ट की कस्टडी में ही होता है। एक और केस लिखिए, रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही। हुसैन आरा खातून जिसमें बेल कब मिलने की बात की गई थी, जब कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर बहुत दिन से जेल में है। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को बेल मिलने की बात की गई थी हुसैन आरा खातून में, जब ट्रायल बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब मैंने बताया रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें कहा क्या था कि बेल को कई सारे ग्राउंड पे कैंसिल किया जा सकता है। मान लो बेल पे कोई रिलीज हुआ है, उसके कंडीशंस को वायलेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहा है, टेम्पर कर रहा है, भागने के चांसेस है या भाग गया है, अपनी लिबर्टी को किसी भी तरह से कोई मिसयूज कर रहा है तो बेल को कैंसिल कर सकता है कोर्ट। अपनी लिबर्टी को कोई किसी भी तरीके से वायलेट कर रहा है तो क्या कर सकता है, बेल को कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल रिलेटेड केस है रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया। यस सी। यस सर। अब बताइए, एंटीसिपेटरी बेल का एक बहुत ही पॉपुलर केस है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या नाम है उसका? एक वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल व्हिच हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जाम्स। किसी को पता है उसका नाम? ओके, कोई बात नहीं। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट इज द मोस्ट लैंडमार्क केस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। 1980। हाँ, बहुत बढ़िया सुचेता, बिल्कुल 1980 का ये जजमेंट था, 1980 का जजमेंट था। गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस इशू किए। किस चीज का? एंटीसिपेटरी बेल का। एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग कहा था कि कई सारे गाइडलाइन, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल होता है, उसके हमको मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट करनी चाहिए। एक तो एंटीसिपेटरी बेल तभी क्लेम की जा सकती है जब एक्चुअल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है सारी चीजें। जब तक एक्चुअल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट नहीं होगा तब तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं क्लेम की जा सकती है। और मतलब मियर फियर ऑफ अरेस्ट के ग्राउंड पे नहीं क्लेम की जा सकती है, आपको एप्रीहेंशन का रीजनेबल ग्राउंड शो करना होगा। इवन कोर्ट ने ये बोला था कि कैसे पता चलती है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है? एफआईआर से पता चलती है, बट ऐसा नहीं है कि एफआईआर कंपल्सरी है एंटीसिपेटरी बेल क्लेम करने के लिए। एफआईआर इज नॉट कंपल्सरी। अगर बिना एफआईआर के भी आपके पास ये ग्राउंड है ये दिखाने के लिए कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा अकाउंटेबल ऑफेंस में, तो आपको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे अगर कि क्या FIR is compulsory for filing anticipatory bail? FIR is prerequisite for filing anticipatory bail? Then the answer is no. In this case, Supreme Court clarified that FIR is not a prerequisite for anticipatory bail. FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ है फिर भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल हो सकती है, ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, इवन कई सारे चीज हर एस्पेक्ट पे डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सारे एस्पेक्ट को उतना नेसेसरी नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेशन पे भी डिस्कस हुआ था कि अब एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, मान लो मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है, तो ऐसा नहीं ना कि पुलिस मुझसे कुछ पूछेगा ही नहीं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा और मुझे उसको हेल्प करनी है। वो जो भी पूछेगा जब बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, उसको जवाब दूंगा। यानी कि एंटीसिपेटरी बेल इन्वेस्टिगेशन को नहीं अफेक्ट करता है। एंटीसिपेटरी बेल डज नॉट अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन एट ऑल। वो इन्वेस्टिगेशन जैसे चलनी है वैसे चलेगी। ये नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो पर्सन अब हो गया कि हाँ अब हम आजाद हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे कहीं पे। ओके, तो हर एस्पेक्ट पे डिस्कस की गई थी कि पर्पस क्या है एंटीसिपेटरी बेल का, उसको
उसके मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, वो भी ग्रांट करनी है। हीनियस ऑफेंस में कम ग्रांट करनी है। फिर से एफआईआर के बारे में डिस्कस हुआ कि प्रीरिक्विजिट ने, इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट से डिस्कस हुआ, इंटरिम बेल वाले एस्पेक्ट से भी हुआ था कि इंटरिम बेल ग्रांट करते समय आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कंसल्ट करें या ना करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे या ना दे, लेकिन फाइनल डिस्पोज ऑफ करते समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको नोटिस देनी है। गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। हो गया, यही तक हम लोग रहने देते हैं। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर से प्रोविजंस, फिर से बेयर एक्ट के प्रोविजंस, जो कि स्टार्टिंग से जहां से जो मैंने छोड़ा हुआ है 4 बजा है ना, तो हम लोग आज भी पढ़ ही सकते हैं, अभी तो 1 घंटा हुई है। ठीक है, तो कुछ सेक्शन हम लोग आज भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा जाए ना निहारिका? यस सर। ओके ओके, फिर से बेयर एक्ट आप लोग निकालिए। क्या अगर क्वेश्चन आए कि क्या जो बेल होता है वो फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? आर्टिकल 21 के अंदर लिबर्टी को इंश्योर करता है बेल, तो क्या बेल क्लेम करना फंडामेंटल राइट है? आंसर इज यस या नो? बताओ निहारिका। कोई जब बेल पे रिलीज होता है तो उसकी लिबर्टी इंश्योर होती है, और लिबर्टी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। क्या कह सकते हैं कि बेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21? सर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो हाँ। अच्छा, नो सर, अंडर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस वगैरह का कुछ होता था ना सीन। हाँ बिल्कुल, बट देयर इज नो, नहीं है क्योंकि बेल से लिबर्टी इंश्योर हो रहा है, तो इंश्योर करना लिबर्टी किसकी कर्टेल नहीं होनी चाहिए। इस प्रोविजन में तो ये भी है ना एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से, और ये जो किसी को बेल पे ना छोड़ रहे हैं, किसी को बेल पे नहीं रिलीज कर रहे हैं, वो भी हम लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे हैं ना। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल डिनाई करने का राइट है कोर्ट के पास, मतलब डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास, तो कोर्ट उस डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज किया है और एज पर लीगल प्रोविजन एक्सरसाइज किया हुआ है। तो एवरीथिंग इवन बेल इज डिनाइड एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है। तो बेल से लिबर्टी इंश्योर हो रहा है, लेकिन वो लिबर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू द लॉ, लॉ का सब्जेक्ट है, और उसी लॉ को एक्सरसाइज करते हुए, लॉ को इन्वोक करते हुए बेल को रिजेक्ट किया जाता है, एंड हेंस ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है। ठीक है निहारिका? यस सर। तो बस मैं आप लोग को ये कनेक्शन इसलिए बताया ही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। तो बेल नहीं है फंडामेंटल राइट, बिल्कुल भी कतई फंडामेंटल राइट नहीं है बेल क्लेम करना। आइए हम लोग स्टार्टिंग से देखें, जरा इंडेक्स देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन बाकी था। चैप्टर 1 हो गया था, चैप्टर 2 में क्लासेस ऑफ कोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया था, कोर्ट्स बाय सेंटेंसेस व्हिच द हाई कोर्ट बाय कंसिडर्स द कोर्ट मजिस्ट्रेट में पास, और उसके बाद अरेस्ट पढ़ाया था मैंने। मुझे लगता है कि 24 से लेकर 34 तक बाकी थी, क्योंकि सेंटेंसेस जो कोर्ट्स पास करते हैं वो मैंने बताया हुआ था, और उसके बाद मैंने अरेस्ट बताया हुआ था। तो सेक्शन 24 से लेकर के 34 तक बाकी है। ठीक है, तो यही सेक्शंस पहले हम लोग आज देख लेते हैं। क्या खोलो सेक्शन 24। सेक्शन 23 तक हो गया हुआ है, क्योंकि जो कोर्ट्स का पावर है सेंटेंस पास करने का, वो मैंने बताया हुआ है, उस पर मैंने नोट्स भी भेजा हुआ है। बताया हुआ है कि नहीं निहारिका? हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी बताया था मैंने, यस सर। याद है कि नहीं कुछ? अच्छा,
तो सेक्शन 24 देखिए, सेक्शन 24 से पहले सारे प्रोविजंस हो चुके हैं, बताया जा चुका है सेक्शन 24 से पहले। तो सेक्शन 24 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, बहुत ही आसान प्रोविजन है। फाइन ना देने के लिए आपको, फाइन ना देने के लिए इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मे अवार्ड, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, मे अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। सिंपल सा है कि जो भी लॉ द्वारा ऑथराइज्ड है वो सेंटेंस दे सकता है, कब, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो प्रोविजो दिया हुआ है कि कब कितना नहीं देना है, प्रोवाइडेड एट द टर्म। एमसीक्यू के लिए सब इंपॉर्टेंट है, अब से जो सेक्शन चलेंगी ये सारे जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, मेंस के लिए नहीं। तो जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, उसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं सब। is not provided that the term is not in excess of the power of the magistrate under section 23। तो दो लिमिटेशंस लगाई गई है, एक इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो इम्प्रिजनमेंट होती है उस पर दो लिमिटेशंस लगाई गई है। पहला लिमिटेशन, मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस इंपोज करेगा, वो अपने पावर से ज्यादा नहीं इंपोज कर सकता है, और उसका पावर पहले के सेक्शंस में था, पहले के सेक्शंस में कि कितना सेंटेंस इंपोज करे, तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है सेंटेंस इंपोज करने की उससे ज्यादा नहीं इंपोज करेगा। तो provided that the term is not in excess of the powers of the magistrate under section 23, जो पिछले सेक्शन में मजिस्ट्रेट की पावर थी उसको एक्सीड नहीं करेगा। 3 नंबर और भी इंपॉर्टेंट है, shall not where imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence exceed, तो shall not के बाद सीधे exceed पढ़िए, shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence। उस ऑफेंस के लिए जितना इंपोज की जा सकती है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं होगा। 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए ये, ठीक है, 1/4। अगर कोई ऑफेंस का सजा 10 साल है तो 2.5 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। जो उस सेंटेंस का सजा है किसका 1/4, मजिस्ट्रेट का पावर का 1/4 की बात नहीं हो रही है, मजिस्ट्रेट के पावर का 1/4 नहीं, जो उस सेंटेंस का सजा है उसका 1/4 से ज्यादा नहीं इंपोज करेगा। उसी ऑफेंस के में जब कंडीशन हुई है तो फाइन जो लगा हुआ है उसके डिफॉल्ट के लिए, ठीक है, तो 1/4 ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फॉर दैट ऑफेंस जो कि कमिट किया हुआ है, व्हिच हैज बीन कमिटेड, जो ऑफेंस कमिट किया गया है उसका जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है उसके 1/4 से ज्यादा नहीं, ठीक है यसी अग्रवाल? यस सर। ठीक है, तो इसको बस तुम लोग याद रखना 1/4 वाली बात को, और पहला ग्राउंड भी याद रखना चाहिए, मजिस्ट्रेट का अपना पावर नहीं। फिर से पूछेगा कि कौन कैसा नहीं होगा, तो दोनों भी हो रहेगा कि दोनों भी हो सकता है कि अपनी पावर को एक्सीड नहीं करेगा मजिस्ट्रेट, जो उसकी पावर है सेंटेंस इंपोज करने की, या सेंटेंस का जो है उसका 1/4 नहीं एक्सीड करेगा। The imprisonment awarded under this section may be in addition to, ठीक है। अब जो बाकी सेंटेंस लगा हुआ है, मान लो 5 साल का सेंटेंस हुआ था और फाइन था, और फाइन ना देने के लिए जो सेंटेंस लग रहा है इसके एडिशन में होगा, इसके एडिशन में होगा, ओके। बहुत ही सिंपल बात है, पहले भी मैं बताया होगा कभी ना कभी, जो सेंटेंस पहले 5 साल का हो गया और फाइन भी लगाया गया, फाइन ना देने के लिए इम्प्रिजनमेंट है तो ये इसके एडिशन में होगा, इसमें कवर नहीं हो जाएगा, इसके एडिशन में होगा वो। तो इन एडिशन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे भी आपको पता होगा, नहीं भी अंडरलाइन करेंगे तो इसमें याद करने वाली बात है 1/4 बचा है, और इन सब का इंडेक्स याद रखना है। आइए सेक्शन 25, सेक्शन 25 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। एक ही ट्रायल में कई ऑफेंस का कन्विक्शन हो गया है तो क्या होगा, कैसे चलेगा, साथ में चलेगा, एक के बाद एक चलेगा, कैसे चलेगा उसके रिगार्डिंग। When a person is convicted at one trial of 2 or more offenses, एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हुई है, ठीक है, एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो गई है, कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 sentence him for such offenses to several punishment prescribed thereof, which such court is competent to inflict, and the court shall considering the gravity of the offense order such punishment to run concurrently or consecutively। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, to run concurrently और consecutively, वो साथ में चलेगा या consecutively चलेगा, ये कोर्ट डायरेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन आएगा अगर प्रीलिम्स में कि सेंटेंस कैसे चलते हैं, अगर कोर्ट ने एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया हुआ है, मान लो एक ऑफेंस में 3 साल के लिए कन्विक्ट किया, एक ऑफेंस में 2 साल के लिए कन्विक्ट किया,
तो ये 3-2 साल कैसे चलेगा? साथ में चलेगा, एक के बाद चलेगा? ये कोर्ट डायरेक्ट करेगा कैसे चलेगा? ये कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि कैसे चलेगा, कि साथ में ही चले या एक के बाद एक चले, ये 3 खत्म हो जाए तो 2 चले। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो ये कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि टू रन कंकरेंटली और कंसेक्यूटिवली। कंकरेंटली मतलब साथ में चले या एक के बाद एक चले, एक खत्म हो जाए तो दूसरा शुरू हो। फिर आया सबसेक्शन 2, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस। कंसेक्यूटिव सेंटेंस की मतलब एक के बाद एक चल रहा है, 3 साल खत्म होगा फिर वो 2 साल चलेगा। कंसेक्यूटिव सेंटेंस के केस में क्या होगा? इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट by reason only of the aggregate punishment of the several offence being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for a trial before a higher court। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मान लीजिए मजिस्ट्रेट की पावर है 3 साल तक का सजा देने का। मजिस्ट्रेट का पावर है 3 साल तक सजा देने, और वो दो एक पर्सन का ट्रायल कर रहा है जो कि 2 ऑफेंस के लिए ट्रायल कर रहा है। दोनों को ट्रायल करने का राइट है उसके पास, दोनों उसके लिमिट में ही आता है, 2 कर रहे। एक ऑफेंस में दोनों में कन्विक्ट हो गया, इसके लिए कितना सजा दिया? 2 साल का। इसके लिए कितना सजा दिया? 2 साल का। अब जो है इस ऑफेंस का ट्रायल करने का राइट था इस मजिस्ट्रेट के पास, इसमें सजा दिया 2 साल का। इस भी ऑफेंस का ट्रायल करने का राइट था, इसमें सजा दिया 2 साल का, एक ही ट्रायल में। दोनों कंसेक्यूटिवली अगर चलेगा तो दोनों मिलकर 4 साल हो गया ना, 4 साल हो गया। मजिस्ट्रेट का पावर इतना ही था सजा देने का, टोटल मिला के 3 साल, लेकिन क्योंकि 2 ऑफेंस में कन्विक्शन हुआ तो दोनों मिलकर के 4 साल हो गया। तो कह रहा है कि ऐसा भी किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ये ऐड करने पे इसके पावर को बढ़ गया, एक्सीड कर गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब मजिस्ट्रेट अपना केस ट्रांसफर कर दे सुपीरियर कोर्ट के पास कि वो डील करेगा। ये सिनेरियो है, मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस सिनेरियो। मजिस्ट्रेट ये सजा दे सकता है। ये एडिशन होने के बाद में, अलग अलग ऑफेंस का जो सजा दिया है वो ऐड होने के बाद में, अगर उसका जो इंडिविजुअल पावर है किसी एक ऑफेंस में सजा देने का, किसी एक ऑफेंस में 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता है, इसमें 3 से ज्यादा नहीं दे सकता था, इसमें भी 3 से ज्यादा नहीं दे सकता था, लेकिन दोनों जोड़ने के बाद 3 से टप गया, ठीक है, 4 हो गया, तो ये कर सकता है। जस्ट फॉर दिस रीजन वो सुपीरियर कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करना है। समझ में आ रहा है निहारिका वाली बात? यस सर। यस प्लीज शाश्वत सुचेता, तुम लोग समझ में आया ये? यस ही बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं? सर समझ आया, बस एक बार आप समराइज कर देंगे क्या दोबारा से प्लीज? हाँ करते रहे ऐसे, ठीक है। मैंने बताया कि निहारिका बताओ। एक डाउट ये भी था सर कि जैसे इसमें बोला कि मतलब जो पनिशमेंट रहेगी वो कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी, तो मतलब जैसे यहाँ पे एडिशन हो जा रहा है तो फिर कॉन्करेंटली नहीं चलेगी फिर पनिशमेंट? नहीं, देखो पहले वाला में था कि आइदर कंकरेंटली चले या कंसेक्यूटिवली चले। अब बता रहा है कि अगर कंसेक्यूटिवली चल रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन तभी राइज होगी ना जब कंसेक्यूटिवली चल रहा है। अगर कंकरेंटली चलता तो दोनों ही 2 ही साल में खत्म हो जाता, 2 ही साल में खत्म हो जाता। तो ये वाली सिनेरियो आती ही नहीं कि उसके पावर को जंप कर गया है, ठीक है। तो पावर दोनों है देने का कि अगर कंकरेंटली ऑर्डर दे दिया कि कंकरेंटली चले तो बिल्कुल दे सकता है। फिर ये सिचुएशन नहीं राइज होगी कि उसका लिमिट क्रॉस कर जाए, क्योंकि साथ ही में सब चल गया, तो साथ में जब चलेगा तो 3 साल क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको साथ में ही चल गया। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली चलेगी, मतलब एक के बाद एक चलेगी, तब वो उसको पावर को जंप करेगा ना। अगर 3 ऑफेंस में पनिशमेंट दिया है तो हो सकता है 6 साल हो जाए, ठीक है। तो कंसेक्यूटिवली का ये दिया हुआ है कि अगर कंसेक्यूटिवली चल रही है और उसके लिमिट को क्रॉस कर गई है तो वो कर सकता है ऐसा, ठीक है निहारिका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस कंसेक्यूटिव का आदेश देगा। अगर कंसेक्यूटिव का आदेश दिया हुआ है कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने, कि कंसेक्यूटिव चलेगी, इन दैट केस ये सिनेरियो राइज हो सकती है, इसलिए इसको बारे में बताया गया है निहारिका। यस सर, यस सर। हाँ, तो दोनों ही आदेश दे सकता है, कंकरेंटली कंसेक्यूटिवली का। कंकरेंटली चले तो ये सिनेरियो नहीं राइज होगी। दैट्स व्हाई इस सबसेक्शन में दिया हुआ है कि अगर कंसेक्यूटिवली का आदेश है और ये सिनेरियो राइज हो जाए तो मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस सिनेरियो। मतलब मजिस्ट्रेट का पावर के अंडर में ही आता है, मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। ओके, तो इस जो सबसेक्शन है इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ए कंसेक्यूटिव सेंटेंस, मतलब अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस वाला केस है देन, इससे ये मतलब नहीं निकालना है कि वो कंकरेंटली वाला यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर कंकरेंटली भी दे ही सकता है ऊपर वाले सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन इन दैट केस ये सिनेरियो आएगी ही नहीं। दैट्स व्हाई इसमें बस इसकी डिस्कस की गई है। निहारिका समझ में आया ना? तुमने यही पूछा था ना? यस सर, यस सर।
ओके, हाँ यसी, देखो मान लो मजिस्ट्रेट की पावर है 3 साल सजा देने की। 3 साल सजा देने की पावर का क्या मतलब हो गया? मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा सजा किसी को नहीं दे सकता है। जिस ऑफेंस के लिए ट्रायल कर रहा है, एक ऑफेंस के लिए 3 साल से ज्यादा का सजा नहीं दे सकता है किसी को। लेकिन जिस ऑफेंडर को ट्राई कर रहा है वो 2-3 ऑफेंस किया हुआ है, 2-3 ऑफेंस किया हुआ है, और वो सारे ऑफेंसेज उसके जुरिडिक्शन में आते हैं। मतलब किसी का सजा 3 साल से ज्यादा नहीं है, सबका उससे कम ही है। दोनों का सब सब 3 साल तक के लिए ही पनिशेबल है मैक्सिमम। सब ट्राई कर सकता है ये। अब जो है सब में कन्विक्ट हो गया, 2 ऑफेंस का ट्राई कर रहा था उसी ऑफेंडर का, दोनों में ही कन्विक्ट हो गया। तो एक में सजा दिया 2 साल, दूसरे में भी सजा दिया 2 साल, दूसरे में भी सजा दिया 2 साल। अब जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि कंकरेंटली चले ये आदेश दे या कंसेक्यूटिवली चले ये आदेश दे। अगर कंकरेंटली आदेश दे देता है तब तो 2 साल में दोनों सेंटेंस खत्म हो जाएगा, साथ ही में चल के खत्म हो गया। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली का आदेश देता है कि एक खत्म हो जाएगी फिर दूसरी चलेगी, तो एक खत्म होगी 2 साल में, फिर दूसरी स्टार्ट होगी, वो भी चलेगी 2 साल, दोनों मिलकर के अब एक्यूज्ड को 4 साल जेल में रहना पड़ेगा, 4 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो इन अ वे एक तरीके से देखा जाए तो एक्यूज्ड को 4 साल जेल का आदेश दे रहा है मजिस्ट्रेट, 4 साल तुमको जेल में रहना है। जबकि उस मजिस्ट्रेट की पावर है मैक्सिमम 3 साल का सजा देने का। लेकिन ये 3 साल सजा देने का एक ऑफेंस के लिए है, यहाँ पे वो मल्टीपल ऑफेंसेस का ट्राई किया हुआ है और सब उसके जुरिडिक्शन में ही थे, और सबको जोड़ने के बाद वो उसके लिमिट क्रॉस कर गया है। तो लॉ बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर वो एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया हुआ है और वो सब ऐड करने के बाद मजिस्ट्रेट का जो इंडिविजुअल ऑफेंस का जो कन्विक्शन का पावर है उसको एक्सीड भी कर जाता है, तो मजिस्ट्रेट दे सकता है ऐसा सेंटेंस अगर जोड़ने के बाद क्रॉस कर गया। जैसे यहाँ क्रॉस कर चुका है, 2+2 4 हो चुका है, फिर भी मजिस्ट्रेट ये कर सकता है, ये सेंटेंस दे सकता है। समझ में आ रहा है यसी? यस सर। हाँ, अगर डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके, लेकिन इस पे लिमिटेशन लगाई गई है, इस पे भी एक लिमिटेशन है, तो वो देखते हैं क्या है। फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो मैंने ये भी बताया था कि जस्ट बिकॉज वो पावर क्रॉस हो गया है, ये नहीं कि अब हायर कोर्ट को ट्रांसफर करे, ये नहीं कि अब मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को ट्रांसफर करे कि सेशन कोर्ट का पावर है कि हाँ 4 साल 5 साल कुछ भी देख सकता है तो वो डील करे, ये नहीं है। अगर वो एक्सीड कर भी रहा है तो वो सजा दे सकता है, क्योंकि सब में उसने अपने पावर के अंदर ही सजा दिया हुआ है। ये 2 साल उसका जुरिडिक्शन में ही था सजा देना, ये भी जुरिडिक्शन में था, ये दोनों ऐड होने के बाद उसको क्रॉस किया है ना, तो ऐसी सजा दे सकता है वो। अब लिख रहा है इसका प्रोवाइडेड दैट कि क्या नहीं कर सकता है, लिखा हुआ है कि इन नो केस shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 years। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए 20 years। 20 साल से ज्यादा का सजा नहीं हो सकती है, 20 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो, ये नहीं कि ये जोड़ करके 20 साल से ज्यादा का सजा दे दे कि कई ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हुआ है और वो ऐड कर करके हम 20 साल से ज्यादा का सजा दे दे, ये नहीं कर सकता है वो 20 years। या दूसरा एक और दिया हुआ है, the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense। twice को अंडरलाइन कर लीजिए। अब 3 का ट्वाइस कितना हुआ? 6 हो गया। अब ये नहीं कर सकता है कि तब जोड़ने के बाद 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मजिस्ट्रेट की पावर है इंडिविजुअल सेंटेंस के लिए सजा देने का, जो यहाँ पे 3 साल है, तो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसके दुगना से ज्यादा हो जाए वो जोड़ने के बाद, सब कुछ जोड़ने के बाद उसके डबल से ज्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। यानी कि ये 6 साल से ज्यादा का सेंटेंस नहीं दे सकता है, मतलब सेंटेंस एक में तो 3 साल से ज्यादा का नहीं देगा, लेकिन सब जोड़ने के बाद भी 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं ऐड करके 4 कर दिया था, तो 4 तक ठीक है, 5 तक ठीक है, 6 ठीक है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ट्वाइस से नहीं इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई 7 साल का सजा देने की पावर है तो 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सब जोड़ने के बाद, 14 साल से ज्यादा, क्योंकि 7 का डबल 14 हो गया, तो ट्वाइस से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको अंडरलाइन कर लो, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस। ठीक है, ऐसे समझ में आया ये दोनों बात, 20 साल और ट्वाइस से ज्यादा। यस सर। तो फिल्म में पूछी जाती है ये वाली बात, क्या एक्सेप्शन है इसका, तो इसका एक्सेप्शन यही है, ये कर सकता है। पहले तो इस पे भी पूछी जाएगी कि क्या अगर एग्रीगेट सेंटेंस को सारे सेंटेंस को अगर एग्रीगेट करने पे अगर मजिस्ट्रेट का पावर को इंक्रीज कर रहा है तो क्या मजिस्ट्रेट सेंटेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट है,
आंसर इज यस। बस इस पे ये दो लिमिटेशन है कि वो 20 प्लस नहीं हो जानी चाहिए, और दूसरा है कि वो उसके पावर के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दुगना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 है तो 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 है तो 14 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 है तो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब है सबसेक्शन 3, फॉर द पर्पज ऑफ अपील by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। अपील के पर्पज के लिए, अपील जब होगा तो जो एग्रीगेट है उसी को सिंगल मानी जाएगी। मतलब कि अगर इसका अपील करना हो तो कितना सेंटेंस का अपील माना जाएगा? 4 साल का, ठीक है, 2 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, क्योंकि उस पर टोटल मिला के 4 साल का सजा हुआ है। तो एग्रीगेट को कंसीडर की जाएगी, जो एग्रीगेट है उसका अपील होगा, यानी कि वो 4 साल की सजा का अपील करेगा, 2 साल का अलग से नहीं, 4 साल का। तो जो भी एग्रीगेट जोड़ करके हो रहा है वो मानी जाएगी सेंटेंस फॉर द पर्पज ऑफ अपील। ओके निहारिका? यस निहारिका? सर। ओके ओके, आ जाइए सेक्शन 26। सेक्शन 26, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। ये सब जो है ये बस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो है इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस संहिता, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है, क्या किया हुआ है, एम्पावर किया हुआ है कि वो दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, पावर कन्फर कर सकते हैं। एज द केस में भी, मे बाय ऑर्डर empowers persons especially by name। कैसे कैसे empower कर सकते हैं ये लोग? मतलब किसी को empower करना है, किसी को शक्तियां देनी है इस BNSS के अंदर, कौन कौन दे सकता है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। कैसे कैसे पढ़ना है? पहले लिखा हुआ है बाय इंडिविजुअली empower करेगा, इंडिविजुअली करेगा। कैसे? बाय नेम, बाय नेमिंग दैट पर्सन। इंडिविजुअली किसी का नाम लेकर उसको पावर दे सकता है, ठीक है, नाम लेकर के कि मैं निहारिका निगम को स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट एम्पावर कर रहा है कि मैं इन्हें इन शक्तियों से और एम्पावर कर रहा हूँ, इस सेक्शन के अंदर मैं इनको एम्पावर कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी पर्सन है उसका नाम लेके एम्पावर किया जा सकता है। बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज। बाय ऑफिस से कर सकता है, बाय ऑफिस कि निहारिका निगम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, उनको ये और पावर दिया जा रहा है, तो उसका ऑफिस के नेम से एम्पावर किया जा सकता है, ऑफिस के नेम से। फिर कह रहा है कि और क्लासेस, ठीक है, बाय क्लासेस ऑफ ऑफिसियल्स, क्लासेस ऑफ ऑफिसियल्स। मतलब कि पूरे पूरे क्लास को, पूरे ग्रुप को एम्पावर किया जा सकता है कि स्टेट के जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, पूरा जो क्लासी है सब इंस्पेक्टर का, उसको ये पावर दिया जा रहा है, ठीक है, पूरे सब इंस्पेक्टर को। तो चाहे पूरा क्लास हो, चाहे वो ऑफिशियल का जो पोस्ट है, जो उसका पोस्ट है उससे, या इंडिविजुअली, इन तीनों तरीके से पावर कन्फर किया जा सकता है। पावर कन्फर करते समय इस डेजिग्नेशन का यूज किया जाता है कि हम उसके ऑफिस का यूज करें, उसके नाम का यूज करें, या पूरा जो क्लास है उसका ग्रुप है उसका यूज करें। ठीक है निहारिका? यस सर। कौन? हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करते समय ऐसे एम्पावर करता है। फिर लिखा एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट द डेट ऑन व्हिच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड। और ये कब इफेक्ट में आएगा? ये जो पावर कन्फर करने का जो प्रोविजन किया हुआ है, इफेक्ट में कब आता है? जब जिसको हम पावर कन्फर कर रहे हैं उसके नॉलेज में आ जाए, उसको जब कम्युनिकेट हो रहा है तब से वो इन्फोर्स होगा। पावर कन्फर कर दिए और जिसको किए उसको पता ही नहीं चला तो नहीं इफेक्ट में आया, जब उसको पता वो इफेक्ट में आया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि डेट ऑन व्हिच इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड, पर्सन को एम्पावर किया गया है जब उसको कम्युनिकेट की गई तब से। पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड 27 पावर्स ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड when any person holding an office in the service of government who has been invested by the high court or the state government with any power under this sanhita throughout any local area is appointed to an or higher office of the same nature within a like local area under the same state government। तो उसी स्टेट गवर्नमेंट में उसके इक्वल या हायर नेचर का कोई वर्ड दे दिया गया है, इक्वल या हायर, उसे डिमोट नहीं किया गया है। आइदर जिस लेवल पर है उसी लेवल पर उसको कोई काम दिया गया है या उससे ऊपर का कोई काम दिया गया है।
he shall, unless the High Court or state government, or as the case may be, otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same power in the local area in which he is so appointed. ये बेसिकली बस बात कर रहा है कि जो मान लो कोई ऑफिसर है जो कहीं पे पहले जो काम कर रहा था, जो उसका कुछ पावर थे, उसके जो प्रीवियस पावर्स है वो कैरी ऑन हो जाएगा, वो कैरी ऑन हो जाएगा नए काम में भी, ठीक है। बस इतना ही कह रहा है, ठीक है। जो पहले से उसका पावर है, मान लो उसको उसी एरिया में, उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई नए काम दे दिया गया हुआ है, सिमिलर एरिया में कोई सिमिलर टाइप ऑफ वर्क दे दिया गया है, उससे ऊपर का हो या उसके बराबर का है, डिमोट नहीं बस किया गया हुआ है। तो कह रहा है कि क्या उसके पास पावर्स होंगे, जो पहले से पावर चल रहे थे वही पावर्स उसके पास अभी भी होंगे, वो पावर अभी भी होंगे, वो पावर खत्म नहीं हो जाएगा। नया पावर, नया देने से, डेजिग्नेशन देने से पहले वाला खत्म नहीं हो जाता है, वो पहले वाला अभी भी रहेगा, वो कैरी ऑन हो जाएगा। कब? अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं तुम्हारा वो पावर अब खत्म हो गया, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, जो प्रीवियस पावर्स होते हैं वो कैरी ऑन होते हैं, ठीक है। इतना ही आपको बस ध्यान रखना है, जो प्रीवियस पावर्स होते हैं वो कैरी ऑन होते हैं जब तक अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दिया जाए। ओके निहारिका? यस सर। ओके ओके, पहले पावर्स है वो कैरी ऑन होंगे। विथड्रॉल ऑफ पावर्स, विथड्रॉ भी कर सकता है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ केस में भी मे विथड्रॉल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय अंडर दिस अनीता ऑन एनी अदर पर्सन। हेडिंग से क्लियर है कि जब पावर दे रहा था हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, तो विथड्रॉ भी वही करेगा ना, कोई भी पावर चाहे कितना भी पावर विथड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। एनी पावर्स कन्फर्ड बाय द सीजेएम और डीएम में भी विथड्रॉ। अगर सीजेएम किसी को कोई पावर दिया हुआ है तो सीजेएम विथड्रॉ कर सकता है, अगर डीएम किसी को कोई पावर दिया है तो डीएम विथड्रॉ कर सकता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट जो भी पावर किसी को दिया है वो विथड्रॉ कर सकता है। अगर सीजेएम किसी को विथड्रॉ कर सकता है, डीएम ने किसी को कोई पावर दिया है वो भी विथड्रॉ कर सकता है। Powers of judges and magistrate exercisable by their successor in office. Okay, subject to the other provisions. The powers and duties of judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office. जज या मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है वो किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? उसके बाद जो आएगा उसके द्वारा, उसका जो भी सक्सेसर होगा उसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है। अगर कोई जज छोड़ के चला गया, उसके जगह पे कोई और आया है, तो उसके पास भी वो पावर होगा जो वो एक्सरसाइज करता है, जो भी उसका पावर एंड ड्यूटीज होगा इसके पास भी होगा, मतलब सक्सेसर को चला जाता है। सक्सेसर इन ऑफिस को अंडरलाइन कर लीजिए, सक्सेसर इन ऑफिस को, ठीक है। ये भी हमसे क्यों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सक्सेसर इन ऑफिस को किसके पास पावर चला जाता है, किसी का कोई जज या मजिस्ट्रेट का पावर, तो लिखा सक्सेसर इन ऑफिस के पास, ऑप्शन मिलेगा सक्सेसर इन ऑफिस के पास, जो भी उसका सक्सेसर होगा। व्हेन देयर इज एनी डाउट, कोई अगर डाउट राइज हुआ है कि कोई जज का सक्सेसर कौन होगा, ठीक है, as to who is the successor of office, the session judge shall determine the order in writing, the judge who shall for the purpose of this anita or of any particular be deemed to be the successor of, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस यही बात कर रहा है कि अगर किसी जज का किसी एक जज का कौन सक्सेसर होगा ये डाउटफुल आ गया हुआ है, तो कौन डिसाइड करेगा? सेशन जज डिसाइड करेगा कि कौन एक्चुअल सक्सेसर होगा। सेशन जज जो कि हेड होता है उस सेशन डिवीजन का, ठीक है, पूरे सेशन डिवीजन का हेड होता है सेशन जज, तो वही सेशन जज डिसाइड करेगा किसी भी डाउट के केस में कि उसका सक्सेसर कौन होगा, एक जज का सक्सेसर कौन सा जज होगा, ठीक है। फिर सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग आ जाए ये डाउट, कोई मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग आ जाए, तो अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सीजेएम डिसाइड करेगा। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? डीएम डिसाइड करेगा। ओके, मजिस्ट्रेट का सक्सेसर सीजेएम और डीएम डिसाइड करेगा, तो जुडिशियल वाले का सीजेएम, एग्जीक्यूटिव वाले का डीएम डिसाइड करेगा अगर डाउट राइज हुआ कि हु इज द रियल सक्सेसर। ओके एससी? यस सर। तो 4 चीजें सेक्शन से निकली। पहला कि कोई पर्सन जो है, कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, कोई जज मजिस्ट्रेट, उसका पावर किसको ट्रांसफर होता है? उसके सक्सेसर इन ऑफिस को। जज के केस में डाउट राइज हुआ है कि उसका सक्सेसर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? सेशन जज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में डाउट है कौन सक्सेसर होगा, कौन डिसाइड करेगा? सीजेएम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में डाउट है कौन डिसाइड करेगा? डीएम, ठीक है। सेक्शन 30 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, बहुत ही आसान है, एक बस लाइन का है, लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया टू इज दे आर अपॉइंटेड एज मे बी।
अब कह रहा है कि एक ऑफिसर इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का होता ही है, हर जगह मिलता रहता था, उसका जो सुपीरियर है, इसका सारे पावर सुपीरियर का होगा। एक ऑफिसर इंचार्ज का जो पावर होता है, उसके सुपीरियर ऑफिसर को इसका सारे पावर्स होंगे। इसके जुरिडिक्शन में जो जो एरिया आ रहे हैं, इसके पास वो सारे पावर होंगे ऑफिसर इंचार्ज का, जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज के पास होता है। ओके, यही बता रहा है कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के जो पावर्स होते हैं, उसके सुपीरियर के पास भी इसका पावर होगा। यानी कि एक सुपीरियर ऑफिसर भी ऑफिसर इंचार्ज के पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। ऑफिसर इंचार्ज का कई सारे पावर हम लोग देखे हुए हैं, FIR रजिस्टर करना है, तो ऐसा नहीं है कि वही रजिस्टर, उसका सुपीरियर भी रजिस्टर कर सकता है। ओके निहारिका? यस सर। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू ऑफिसर इंचार्ज, वो पुलिस ऑफिसर जो कि ऑफिसर इंचार्ज के सुपीरियर है ऑफ पुलिस स्टेशन, में एक्सरसाइज द सेम पावर, वो भी सेम पावर एक्सरसाइज करेगा पूरे का पूरे लोकल एरिया में जहां का वो अपॉइंटेड है। ऑफिसर इंचार्ज का सुपीरियर ऑफिसर के पास वो सारे पावर होंगे जो कि ऑफिसर इंचार्ज के पास होता है। 31 देखिए, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। इन सब का इंडेक्स ही मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, इन सब का इंडेक्स ही बस किस सेक्शन में क्या हेडिंग याद करना होता है। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, एवरी पर्सन इज बाउंड टू, बाउंड टू का अंडरलाइन कर लीजिए, बाउंड टू को, ये बाउंड टू है कि असिस्ट करना है। अगर कोई डिमांड कर रहा है, वो भी रिजनेबली डिमांड कर रहा है असिस्टेंस, तो अब बाउंड टू है कि असिस्ट करना है। ठीक है, असिस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस रीजनेबली डिमांडिंग है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, रीजनेबली डिमांडिंग है। पूछेगा एग्जाम में MCQ में कि पुलिस को या कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट को हेल्प करनी है कब कब, तो ऑप्शन में रहेगा कि व्हेनेवर द डिमांड, फिर रहेगा कि व्हेनेवर दे रीजनेबली डिमांड। ठीक है, तो ये ऑप्शन चुनना होगा, जब रीजनेबल डिमांड है तभी, मतलब जो कि ऐसा नहीं ना कि अब अपनी जान में खतरा करके हम हेल्प करेंगे। अगर डिमांड रीजनेबली है, अगर उस सिचुएशन में हेल्प किया जा सकता था, तो हेल्प करने के लिए बाउंड है। ठीक है, इसलिए मैंने बाउंड को भी अंडरलाइन कराया और रीजनेबली डिमांड को भी। तो हर पर्सन, सारे कोई बाउंड है कि असिस्ट करे जज, कोई भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अफसर को, अगर उनका जो मदद के लिए डिमांड है वो रीजनेबल है तो, रीजनेबल है तो। ये में इन टेकिंग प्रिवेंटिंग, अब ABC याद वाद नहीं करना है, ये सब में हेल्प करना है। लिखा हुआ है कि इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर, अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करवाने में, उसको एस्केप को बचाने में, मतलब वो भाग ना जाइए, ये करने में आपको मदद करनी है। इन द प्रिवेंशन सप्रेशन, अगर शांति भंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने में। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी, पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजुरी प्रिवेंट करने में, मतलब सब कुछ में हेल्प करना है। तो ये ABC आप मत याद कीजिएगा, बस ये रीजनेबली डिमांडिंग इज एड याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 32, एड टू पर्सन अदर देन अ पुलिस अफसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अगर कोई पुलिस अफसर है, सॉरी मतलब पुलिस अफसर के अलावा कोई पर्सन वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मदद की बात कर रहा है, उसकी मदद की बात। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन पुलिस अफसर, पुलिस अफसर के ऊपर वाले में ही आ गया ना, पुलिस अफसर को मदद करने का अभी 31 वही था, पुलिस अफसर को मदद करना है, मजिस्ट्रेट को मदद करना है। अब उसके अलावा किसी और को मदद करने की बात कर रहा है, जिसको वारंट इशू हुआ, सॉरी जिसको डायरेक्ट किया गया है कि वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने पढ़ा था कि वारंट किसी को भी डायरेक्ट किया जा सकता है, पुलिस अफसर को भी, अदर पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। व्हेन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन पुलिस अफसर, एनी अदर पर्सन may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand। अंडरलाइन कर लीजिए near at hand को, अगर वो बगल में है तो, अगर वो पास में है तो कर सकता है मदद। near at hand को अंडरलाइन कर लीजिए, and acting in the execution of warrant। अगर कोई पर्सन वारंट के फर्दरेंस में एक्ट कर रहा है तो वो किसी का मदद मांग सकता है, और कोई पर्सन अगर बगल में है तो वो मदद करेगा। ठीक है, नियर एट हैंड। और यहाँ पे मे वर्ड यूज है। ठीक है, ऊपर वाले में बाउंड लिखा हुआ था, ऊपर वाले में बाउंड लिखा हुआ था, और यहाँ लिखा हुआ एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वारंट। यहाँ कोई दूसरा पर्सन सहायता कर सकता है एग्जीक्यूशन में, अगर वो बगल में है तो उसकी सहायता कर सकता है एग्जीक्यूशन में। ऊपर वाले में बाउंड लिखा हुआ था, पुलिस का मदद करना, मजिस्ट्रेट का मदद करना, अगर रीजनेबल डिमांड है तो बाउंड टू असिस्ट था। सेक्शन 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, पब्लिक को कुछ ऑफेंसेस का इंफॉर्मेशन देना है पुलिस को, मजिस्ट्रेट को। ठीक है, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन, अगर किसको पता है कि ये क्राइम हो चुका है या क्राइम होने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है, प्लानिंग का पता है, तो उसको पुलिस को बतानी है। वही लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, कमीशन हुआ है ऑफ एनी और ऑफ इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या किसी का इंटेंशन है कमिट करने का, कि मुझे पता है कि ये क्राइम करने वाला है, किसी का मर्डर करने वाला है।
एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दी BNS, लिखा हुआ है लिस्ट की इन ऑफेंसेस का पनिशेबल, बिल्कुल भी लिस्ट नहीं देखना है, लिस्ट नहीं याद करना है, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है मत याद कीजिएगा लिस्ट, ठीक है। शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज the burden of proving excuse shall lie upon the person so aware, okay, forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of such concern। तो करना क्या है कि वही बोला कि किसी को अगर लग रहा है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, होने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी है या मजिस्ट्रेट को देनी है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस मजिस्ट्रेट को देनी है या पुलिस को देनी है, लेकिन लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। हो सकता है कोई रीजनेबल एक्सक्यूज हो तो ना दिया हो, तो अगर सच में कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था तो आप ना भी दे सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ करना कि रीजनेबल एक्सक्यूज था कि नहीं, इसका बर्डन किस पे होगा, इसका बर्डन उसी पर्सन पे होगा। अगर मुझे पता चला है कि कोई पर्सन क्राइम करने वाला है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं बताऊं पुलिस को या मजिस्ट्रेट को। अगर मैंने नहीं बताया फॉर एनी रीजनेबल कॉज तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्रूफ करूंगा कि ये कारण था कि मैं नहीं बताया, ठीक है। ये मेरी ही जिम्मेवारी होगी कि मैं प्रूफ, इस बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे ही होगा कि मैं प्रूफ करी कि व्हाट वाज द रीजनेबल कॉज फॉर व्हिच आई डिड नॉट इंटीमेट द ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस या ऑफ द इंटेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट। ये मेरी जिम्मेवारी होगी। तो आपको इतना ही याद रखना है कि किसी को कोई जानकारी मिले ऑफेंस का होने का या हो गया है तो उसको मजिस्ट्रेट को या पुलिस को इन्फॉर्म करना है, जब तक कि कोई, लेकिन कब नहीं कर सकता है, जब कोई रीजनेबल एक्सक्यूज हो, और रीजनेबल एक्सक्यूज को प्रूफ करने की जिम्मेवारी उसी पे होगी जो क्लेम कर रहा है कि मेरे एक रीजनेबल एक्सक्यूज था। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है निहारिका? यस सर। ओके ओके, तो एक्चुअली याद करने वाली बस एक ही बात ही इसमें बची कि रीजनेबल एक्सक्यूज वाली बात की प्रूफ करने की जिम्मेवारी उसी पर्सन पे होगी जो क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा बात तो बहुत ही ऑब्वियस बात है ना कि किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो पुलिस को बताए, किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑफेंस कमीशन का तो पुलिस को बताए, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो रीजनेबल एक्सक्यूज है तो नहीं बता सकता है और ये प्रूफ करने की जिम्मेवारी उसी पर्सन पे है, ये बस याद करने वाली चीज है। हाँ, सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफेंस का मतलब जो आउटसाइड इंडिया जो कमिट हुई है, आउटसाइड इंडिया जो कमिट हुई है वो भी आ जाएगा ऑफेंस के अंदर, अगर वो इंडिया में होता, अगर वो ऑफेंस होता तो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। सेक्शन 34 पे आते हैं, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज। ये लास्ट सेक्शन है आज का, ये हम लोग खत्म करेंगे। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। फिर से वही आ गया, अब गांव के लोग विलेजर्स को भी बतानी है या कोई पर्सन एम्प्लॉयड किया गया है कि तुम ये सब काम देखना, कि गांव का अफेयर से रिलेटेड काम देखना, कोई ऑफेंस हो तो बताना, उसकी जिम्मेदारियां बताने की। लिखा है एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ विलेज। दो कैटेगरी ऑफ लोगों की बात कर रहा है जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है, दो कैटेगरी ऑफ पर्सन। पहला कैटेगरी क्या है, जो कि एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज है, जिनको विलेज के अफेयर से रिलेटेड चीजों के लिए अपॉइंट किया गया था, जिनको उसी काम के लिए अपॉइंट किया गया हुआ है। दूसरे कौन कैटेगरी लोग, दूसरा पूरे विलेजर्स, दूसरे पूरे विलेजर्स के, गांव के लोगों के। इनको क्या करना है, सेम चीजें करनी है कि कोई ऑफेंस की जानकारी मिले तो बतानी है। shall forthwith communicate to the nearest magistrate or the officer in charge whichever is nearer any information which मिले। फिर से वही बात हो गई पिछले सेक्शन वाली ही कि सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन मिले ऑफेंस कमीशन से रिलेटेड वो बतानी है। फिर इसके अलावा इस सेक्शन में और कुछ नहीं पढ़नी है। अब कौन कौन सा जो ऑफेंस लिखा हुआ है, ABCD पूरा लिखा हुआ है, वो बिल्कुल कुछ भी मत पढ़िए, वो सारी चीज लिखो है कि कोई भी चीज, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो तो बताइए, कोई पैसेज हो गांव में आने का, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर रहता हो वो कहीं से आता है जाता है, वो सब चीज बता दिए। तो सबसे क्वेश्चन नहीं आती है वो सब बिल्कुल मत पढ़िएगा। और सब सेक्शन 2 जो लिखा हुआ है वो भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि विलेज को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ विलेज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 34 33 सबका बस इंडेक्स पे ही पूछी जाती है कि क्या है, कंटेंट बस इतना ही है कि इन लोगों को जो भी जानकारी मिले ऑफेंस कमीशन से रिलेटेड पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बतानी होती है, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बतानी होती है, कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड कोई जानकारी मिले, चाहे कमिट होने के पहले चाहे कमिट होने के बाद। ओके अस्सी? यस सर। ओके ओके, फिर हम लोग इसके आगे के जो सेक्शंस है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। अरेस्ट वगैरह हो चुका है, सम्मन भी हुआ था, वारंट भी हुआ था, लेकिन प्रोक्लेमेशन से बाकी था, प्रोक्लेमेशन से बाकी था। वारंट तक मैंने बताया हुआ था, उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस स्टार्ट किए हुए थे। तो प्रोक्लेमेशन से लेकर के मेंटेनेंस के पहले वाले प्रोविजंस बाकी है।
ठीक है, हम लोग अब फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है यसी, निहारिका, सुजेता, सांसद? The problem is stopping the recording। अरे वाह, रिकॉर्ड हुआ भी कि नहीं हुआ?